brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। नमस्ते। नेता नगरी में हम लोग बात करेंगे कि क्या तेजा मैं हूँ मार्क इधर है वाली लड़ाई जो अंदाज अपना अपना में होती है, जो मूवी है, तो वो लड़ाई अब महाराष्ट्र में भी हो रही है। तो कितने हद तक हो रही है, कितनी दूर तक वो लड़ाई जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं और ख़ुद को असली शिवसेना का उत्तराधिकारी मानते हैं, बाला साहेब का उत्तराधिकारी मानते हैं, वो तो दशहरा के दिन कहते हैं उद्धव ठाकरे को कि तुम पहले बाला साहब के स्मृति स्थल पे सिर झुकाकर माफ़ी मांगो, फिर हम पे बोलो। और उद्धव ठाकरे कहते हैं इनको कटप्पा। इस तरह की बातें महाराष्ट्र में होने लगी हैं। आगे बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के बारे में। वहाँ पे बीते कुछ दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इन घटनाओं के आलोक में अगर देखें तो क्या विधानसभा चुनावों, परिसीमन, नई गतिविधियों के लिए घाटी की नई विधानसभा की व्यवस्था जो परिसीमन के बाद से शुरू होगी, क्या वो तैयार है? बैकग्राउंड नॉइजेस क्या हैं? पीछे से, नेपथ्य से कितनी आवाज़ें आ रही हैं? पर्दे के पीछे से के सिग्नल्स क्या हैं? इन सब पर बात करेंगे। चलते चलते जानेंगे किताबें, फिल्में, कविताएं और कवियों के बारे में। और शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे शिवसेना वर्सेस शिवसेना। मतलब कहने को एक पैलिंड्रोम टाइप का है, इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो बराबर सा लगता है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति यही है। और हमारे साथ होंगे हमारे स्टूडियो से राजदीप सरदेसाई जी। नमस्ते सर। नमस्ते सौरभ। नमस्ते। और महाराष्ट्र से हैं साहिल जी। साहिल जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप दोनों लोग? मैं ठीक हूँ। राजदीप जी? बिल्कुल ठीक। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि साहिल जोशी के फादर जो है जी, वो 3-4, साहिल खुद ना कहें, मुझे कहना है 3-4 दिन पहले उनकी डेथ हुई। ओके। बड़े लीडर हुआ करते थे, कॉरपोरेटर थे, और उन्होंने टीचर्स, म्युनिसिपल टीचर्स के लिए बहुत काम किया था, समाजवाद से जुड़े हुए थे। और उनके घर का अगर आप नज़ारा देखते ना उस दिन, तो आपको पता चलता है एक मुंबई तब भी हुआ करता था। आज हम सेना वर्सेस सेना की बात कर रहे हैं, एक मुंबई हुआ करता था जब समाजवादी वर्सेस सेना एक तरह से था। क्योंकि वहां समाज में खास करके 70 और 80 के दशक में बड़े बड़े नेता आते थे, फ्रॉम लेफ्ट लीनिंग या सोशलिस्ट, कई महिलाएं, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, और साहिल जी के फादर भी मैं समझता हूं उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बहुत कुछ मुंबई के लिए किया है। तो क्योंकि आज के जमाने में हम केवल आज ही देखते हैं क्या हो रहा है, सेना वर्सेस सेना। एक जमाने में समाजवादी वर्सेस सेना एक तरह से मुंबई की लड़ाई हुआ करती थी, या लेफ्ट वर्सेस सेना 70s और 80s में। साहिल जी, आई एम रियली सॉरी फॉर लॉस सर। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ये बातें कही। और इंटरेस्टिंग बात उसमें मैं सिर्फ एक जोड़ना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिवसेना की, उनकी पॉलिटिकल लाइफ में, शिवसेना की पॉलिटिकल लाइफ में सबसे पहला गठबंधन ये समाजवादियों के साथ हुआ। कि शिवसेना की पॉलिटिकल लाइफ की पहला चुनाव उन्होंने मधु दंडवते की पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी जिसे कहते थे, उनके साथ गठबंधन में उन्होंने अपना पहला महानगर पालिका का चुनाव लड़ा था। और उसके बाद इमरजेंसी के दौरान समाजवादी और आज की बीजेपी का जो पहला वर्जन था जनसंघ, वो दोनों साथ में थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। और शिवसेना तब कांग्रेस के साथ में खड़ी थी, इंदिरा गांधी के साथ में खड़ी थी। तो समय के साथ में राजनीति भी बदलती है, दोस्त भी बदलते हैं और रिश्ते भी बदल जाते हैं राजनीति में। इसका ये एक सबसे बड़ा उदाहरण मेरे ख्याल से होगा। और वही मेरे ख्याल से हम अगर दशहरा के रैली की बात करेंगे तो हमें वही दिखाई देगा, कैसे समय के साथ दोस्त, दुश्मन, रिश्ते सब कैसे बदलते हैं, वही हमें दिखाई देगा इस पूरे मामले में। हाँ, और इस पूरी बहस को आगे बढ़ाते हुए मुझे दशहरा की रैली का जिक्र, जिसका अभी साहिल जी ने जिक्र किया, उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हैं, उसके वीडियोस बहुत वायरल हैं। कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग थे, तो कोई कह रहा है कि हाँ लोग आपके यहाँ ज़्यादा थे लेकिन मन से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए थे। इस तरह की बातें हो रही हैं महाराष्ट्र में। और इस सब के बीच में मुझे एक महान फिल्म का एक डायलॉग याद आता है
कि तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। अंदाज अपना अपना में ये बात बार बार होती है कि तेजा मैं हूं, मार्क इधर है, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। ये वहां चली गई है पूरी बातचीत। शिवसेना शिंदे, एकनाथ शिंदे चले गए हैं चुनाव आयोग कि इनका मार्क नहीं, मार्क मेरा होना चाहिए वाली लड़ाई हो चुकी है। और अब बात ये भी हो गई है कि पार्टी भी हमारी है और तुम्हारा परिवार भी अब हमारा हो रहा है। मैं यहां पे चली गई है बातचीत। राजदीप जी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जैसे साहिल कह रहे थे, जमाना बदलता है, रिश्ते बदलते हैं। किसने सोचा होगा कि एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे इस तरह की रैलीज की लड़ाई होगी? 6 महीने पहले भी लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि जो भी हुआ, मुझे लगता है एक तरह से शिवसेना को बड़ा धक्का मिला कि 40 लेजिस्लेटर, 41 लेजिस्लेटर्स, विधायक एक साथ में उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे से जुट जाते हैं और सरकार बनाते हैं। 1966 के बाद 1966 जब सेना ने पहली बार दशहरा की रैली बाला साहब ने की थी, उसके बाद मैं समझता हूं ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट रैली थी, क्योंकि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था। और 3 विषय सौरभ मैं जोड़ूंगा। एक तो है कि 3 लड़ाइयां इस समय हो रही है सेना वर्सेस सेना तो में। सौरभ छुट्टी पे हैं, सॉरी। 3 लड़ाइयां हो रही है। एक लड़ाई जो हो रही है वो सिंबल की लड़ाई है। सिंबल की लड़ाई इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी जी। दूसरी लड़ाई है वो है वोटों की लड़ाई। ये जनता तय करेगी, खासकर की बीएमसी चुनाव या अंधेरी ईस्ट के बाईपोल में। तीसरी लड़ाई जो है वो बाल ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे की विरासत की लड़ाई। और इस रैली में उसकी लड़ाई थी कि कौन है बाला साहेब ठाकरे की विरासत का असली दावेदार। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक तरफ थे उद्धव ठाकरे, बेटे हैं, तो पूरी तरह से उन्होंने जो कहा कि जिस तरह से हमारे खिलाफ बगावत हुई, गद्दार हुए, खोखे की बात होती है हमेशा अपने स्पीचेस में वो बात करते हैं कि खोखे किसके पास सबसे ज्यादा, खोखे यानी पेटी 50 करोड़ की बात होती है। तो बहुत लोग ताली दे रहे थे। तो उद्धव ठाकरे के रैली में एक इमोशनल कनेक्ट था। कई लोग जो मुंबई के लोग हैं, पुराने, मैं कल लोगों से मिला था दादर शिवाजी पार्क में, वो एक तरह से भावुक होकर वहां आए थे कि हमें आना है, इस रैली में एक मैसेज देना है कि हम उद्धव ठाकरे या बाला साहेब ठाकरे के साथ हैं। दूसरी तरफ जो बात आपने कही, जब शिंदे सेना की रैली में सजावट बहुत था, तामझाम बहुत था, स्टेट मशीनरी थी, शायद ज्यादा लोग भी थे क्योंकि बीकेसी का ग्राउंड शिवाजी पार्क से ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखूं कि वहां जो कई लोग आए थे दूर दराज से आए थे, मुंबई से नहीं, इलाकों से, क्योंकि बसेस जो है खास करके गवर्नमेंट प्राइवेट सब का इस्तेमाल किया जा रहा था। हर एमएलए को कहा था इतने आप बसेस लाइए। एक एमएलए अब्दुल सत्तार वो तो कह रहा है कि मैंने 100 बसेस लाए थे। तो लोग, भीड़ तो आपने इकट्ठा की, इसके साथ लंच बॉक्सेस। अगर आप उद्धव ठाकरे की रैली में इस बार होते तो कोई उस तरह वो लोग जो हमारी जो पूरी भाजी या जो भाकरी होती है, कई लोग जो सिंपल खाना लेकर आए थे। शिंदे सेना में लंच बॉक्स 2 लाख लोगों को किए थे। 2 लाख लोगों के लिए लंच बॉक्सेस। एक रेस्टोरेंट है थाने में, प्रताप कॉर्नर या प्रताप कैफे, वहां से फेमस है वहां का। वहां से थाने से वो लंच बॉक्सेस, प्रताप सरनाइक एक विधायक हैं जो शिवसेना में थे, अब आ गए हैं शिंदे सेना में। इनके खिलाफ बड़े गंभीर ईडी आईटी की कार्रवाई हो रही थी। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, ये कहा जा रहा है बेनामी कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी की कंपनी उनकी है। जैसे वो शिंदे सेना में आते हैं, इकोनॉमिक विंग जो है, ऑफेंसिव विंग, केस क्लोज करता है, ईडी की कार्रवाई नहीं होती। और मुझे जो कहा जाता है कुछ सैनिकों ने कि प्रताप सरनाइक जब दिल्ली आए थे, जब उन पर प्रेशर था कि आप बदलिए, वो रोते हुए आए दिल्ली गृह मंत्रालय में और उन्होंने कहा देखिए जो भी हो ना, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, बाल ठाकरे उद्धव को छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस मेरे ईडी के केसेस बंद कर दीजिए। अब वो प्रताप सरनाइक को इंचार्ज किया गया था खाने का इंतजाम। हमने मुंबई तक पर स्टोरी भी बड़ी अच्छी की थी, किस तरह से पूरी तरह से वो सुपरवाइज कर रहे थे खाने को। तो बड़े, यानी आप अगर सोचे, शिंदे सेना की जो रैली थी बहुत ऑर्गेनाइज थी और पूरी स्टेट मशीनरी उनके साथ थी। आखिरी पॉइंट जो आपके से जुड़ा हुआ है कि शिंदे सेना की रैली में कौन आता है? जयदेव ठाकरे, जो बाला साहब के बड़े बेटे, एक तो बेटे मजले बेटे, हाँ, मजले बड़े बेटे बिंदु माधव तो मर गए। उनके 15 मिनट बाद कौन आती है स्टेज पर? स्मिता ठाकरे।
उनकी एस्ट्रेंज पत्नी, एक्स वाइफ, वो आती है, कई महीनों से उनको वहां देखा नहीं था, स्टेज पर आ जाती है। उसके बाद आते हैं बिंदु माधव, जो सबसे बड़े बेटे, उनके बेटे जो वकील है निहाल, वो स्टेज पर आते हैं। और एक कुर्सी वहां रखी गई थी फॉर बाला साहेब ठाकरे, एक तरह से एक सिंबल दिखाना चाहिए था कि हम अभी भी बाला साहेब ठाकरे के साथ हैं। उद्धव ठाकरे के स्टेज पर उद्धव ठाकरे थे, मनोहर जोशी जो पुराने मुख्यमंत्री रहे, स्पीकर रहे, उनके लिए कुर्सी रखी गई थी, वो नहीं थे, और एक संजय राउत के लिए रखी गई थी। लेकिन मुझे लगता है अगर आप देखें तो भावनाओं से लोग जुड़े हुए थे उद्धव ठाकरे से, लेकिन अगर आप प्रशासनीय और सरकारी तंत्रों को देखें और फैमिली में किस तरह डिवाइड, यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है एकनाथ शिंदे ये दिखाना चाहते थे कि ठाकरे परिवार बटा हुआ है। मेरे साथ जयदेव है, जो बड़े मेरी तरह उनके बाल भी पक गए हैं, बड़े फ्रेल लग रहे थे, बिल्कुल मुझे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी स्टेज पर आए, कुछ हद तक बोले। स्मिता ठाकरे जो चर्चित थी एक जमाने में, और निहाल ठाकरे। तो ठाकरे परिवार की विरासत की ये लड़ाई थी, पर इमोशन मुझे लगता है इस बार उद्धव ठाकरे और उनके साथ था। नंबर्स और बनाम इमोशन की बात हो रही है साहिल जी, और इन सब के बीच में कहानी ये है कि नंबर्स और इमोशन में हमेशा जीत जो होती है नंबर्स की होती है, इस तरह की बातें होती हैं। अब अंधेरी का उपचुनाव है, लेकिन इसके काफ़ी आगे, इस उपचुनाव के काफ़ी आगे बीएमसी इलेक्शन होने हैं, जो मतलब एक लिटमस टेस्ट है शिंदे गुट का, और टूट चुके और टूटने के बाद जितना बचा उद्धव गुट है उसका लिटमस टेस्ट है। कितना रिफ्लेक्शन है अभी के समीकरण का, क्योंकि ये बातचीत मुझे याद है नेता नगरी उस दिन मैं ही होस्ट कर रहा था, आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने ये बातचीत की थी, हम तीनों ही लोग थे उसमें। लेकिन अब ये 3 महीने में ये पूरा शिराजा कहां तक चला आया है। दशहरे के दिन अपने अपने रावण जलाए जा रहे हैं, कटप्पा ये सब बोलबाल दिया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। अभी क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो उनको जिस चुनाव का सामना करना है उसकी घोषणा हो चुकी है, जो 3 नवंबर को मुंबई में एक अंधेरी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर शिवसेना के विधायक थे जिनकी मौत हुई, उनका निधन हुआ, और उसके बाद वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि ये शिवसेना की सीट है। आमतौर पर शिंदे गुट जो अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना कह रहा है, उन्हें कहना चाहिए था कि हमारी सीट है और हमें ये सीट लड़नी है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी ये सीट लड़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे गुट के उनकी सीट जो शिवसेना है वहां पर चुनाव लड़ेगी, और उनको कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहली लड़ाई तो वहां होगी। पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में कुछ जान बची है, नहीं बची है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा दशहरा रैली पर कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से भीड़ किसकी रैली में कितनी इकट्ठा हुई इसका कोई काउंटिंग नहीं हो सकता। इसको हम लोग किसी ना किसी तरीके से माप नहीं सकते, क्योंकि आज की स्थिति में किसी भी पार्टी को जो सत्ता में रही है और जो नेता सत्ता में रहे हैं, उनको भीड़ जुटाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया है, क्योंकि उतनी साधन और संपत्ति भी उनके पास है। तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे कैंप के 40 विधायकों के साथ में जो बीकेसी का ग्राउंड है वो भरना, और मुंबई में जिनकी ताकत अभी भी बची हुई है वो उद्धव ठाकरे के गुट के लोगों ने शिवाजी पार्क का ग्राउंड भरना, ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। राजदीप बात कर रहे थे इमोशंस की, लेकिन मैं बात करूंगा उस रैली के थीम की। बात क्या थीम लेकर दोनों रैली की गई। एकनाथ शिंदे की जो रैली थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया, उस थीम को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा था, और उसी थीम के तहत उन्होंने सारी बात वहां पर रखने की कोशिश की। वो थीम क्या थी? परिवारवाद के खिलाफ। मोदी जी ने कहा था कि परिवारवाद से देश का नुकसान हुआ है, ये बात उन्होंने 15 अगस्त को कही थी। उसी थीम को एकनाथ शिंदे आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि बाला साहब की लेगेसी, की ये रैली शुरू होने के पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की, हरिवंश राय बच्चन का वो एक कोट हम कह सकते हैं, वो उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरी लेगेसी जो आगे लेकर जाएगा वही मेरा बेटा होगा। मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो मेरी लेगेसी आगे लेकर जाएगा वही मेरा बेटा कहलाएगा। ये बात उन्होंने कही थी, और वही बात उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये
मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शिवसेना जैसी पार्टी भी, जिनके प्रमुख बाला साहब ठाकरे एकाधिकार शाही पर विश्वास रखते थे, उनका फैसला पार्टी में अंतिम है इस पर विश्वास रखते थे, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होना उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, पार्टी की और ओपनली कहते थे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल उनका पूरा जोर इस पर था कि जरूरी नहीं है कि बाला साहब ठाकरे का बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होना चाहिए, एकनाथ शिंदे भी उसका उत्तराधिकारी हो सकता है। ये उनकी थीम थी पूरे लाइन और वही थीम लेकर वो इस रैली में अपने आप को पेश करने की कोशिश करते और इसीलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि रिक्शा वाले का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो उसमें क्या गलत है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनाना मतलब मेरे बेटे को वो नहीं बनाने वाले थे, किसी शिवसैनिक को बनाने वाले थे और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री हुआ हूं। तो ये बात वो बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की रैली की थीम क्या थी कि डेमोक्रेसी को बचाना है। जिस तरीके से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, ये कितना गंभीर और एक तरीके से खतरे से कम नहीं हो सकता, ये बात वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे और परिवारवाद की बात उनको पता है कि इस बात को लाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे के बेटे खुद शिवसेना के टिकट पर सांसद बने हैं कल्याण में, तो एकाधिकार शाही या परिवारवाद की बात एकनाथ शिंदे ना ही करे तो अच्छा, ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही थी। लेकिन उनके रैली की थीम थी कि किस तरीके से एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने के लिए पूरी ताकत को झोंका जा रहा है। अमित शाह पर उन्होंने सीधे वार किया कि ये गृह मंत्री है लेकिन हर राज्य में जाकर सरकार गिराना, पार्टी को खत्म करना, इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो लोगों के सामने वो ये बात रखने की कोशिश कर रहे थे। एक बात हमें समझनी होगी, मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था, मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र में शिवसेना ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दिल्ली की अपनी पार्टी है, उसी तरीके से सत्ता में रहे या ना रहे शिवसेना की छवि हमेशा मुंबई की अपनी पार्टी के रूप में रही है। शिवसेना और मुंबई का नाता वो रहा है कि भाई ये हमारी पार्टी है, इसीलिए मुंबई में जब भी इस तरीके की बात की जाती है कि शिवसेना खत्म हो रही है, अब वो कौन सी शिवसेना, ये बात पर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को अंदर से पता है कि कौन सी शिवसेना की बात की जा रही है। वो शिवसेना जिसका कैडर जमीन पर है, जिसका कैडर मुंबई में आपको शाखा के रूप में दिखाई देगा, उसको जब भी खत्म करने की बात होती है तब किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी चुनाव में उनका पुनर्जन्म एक तरीके से होता है। और ये बाला साहब ठाकरे की अपनी लाइफ में कई बार हो चुका है। ये रही एक बात। दूसरी बात, परिवारवाद का आरोप बाला साहब ठाकरे पर पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी, फर्क सिर्फ इतना है दोनों में, इससे पहले भी मुझे याद है कि 1990 में बाला साहब ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, इनको पार्टी में नेता पद दिया गया था, उनको पार्टी में वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था और उनका एक अपना दखलंदाजी शुरू हो गई थी। तब पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर थे माधव देशपांडे, उन्होंने उस पर आवाज उठाई थी कि बाला साहब ठाकरे की एकाधिकार शाही चल रही है, ये ठीक नहीं है, पार्टी इस तरीके से नहीं चल सकती। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने कि ठाकरे परिवार शिवसेना छोड़ रहा है, ये कहकर उन्होंने सामना में ये कह दिया था कि शिवसेना को मेरा आखिर मैं शिवसेना छोड़ रहा हूं, ये उन्होंने घोषित किया था सामना में। उसके बाद भीड़ हुई, बाला साहब ठाकरे अपने नेतृत्व दोबारा उस पर कायम करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये दाव खेला था और उसमें वो सफल हुए, ये दिखाते हुए कि आखिरकार ठाकरे परिवार का ही जो दाव है वो पार्टी पर, शिवसेना पर चलेगा और वही उनका ही हुक्म शिवसेना पर चलता रहेगा, जो वो कहेंगे वही होगा। अब इस पे बात यह है कि जब माधव देशपांडे या छगन भुजबल जैसे लोग बगावत कर रहे थे, पार्टी में आवाज उठा रहे थे, तब उनके साथ में भले कांग्रेस खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस ने पार्टी को खत्म करने की कभी कोशिश नहीं की। आज की स्थिति में बाला साहब ठाकरे की लेगेसी, उनके जीते जी जिनके हाथ में वो देकर गए हैं, उनकी लेगेसी खत्म करने की कोशिश पॉलिटिकल रूप से, भले विचारों की लेगेसी बात अलग होती है। शरद पवार भी क्लेम करते थे कि हम इंदिरा गांधी की लेगेसी आगे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी के साथ ही कांग्रेस के लोग रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दफ्तर में आप जाएंगे तो वहां पर नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सबके फोटो वहां पर दिखाई देंगे, लेकिन वो लेगेसी कभी क्लेम नहीं कर पाए। तो वही बात कम असल तौर पर शिवसेना के लिए भी लागू होती है। तो उद्धव ठाकरे की रैली की थीम जो है ना, वो उस मामले पर सबसे ज्यादा थी और कई सारे लोग उनके साथ में वहां पर जो दिखे वो बीजेपी के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। ऐसे लोग
वहां पर उनके साथ दिखाई दिया। उनका भाषण काफी इंक्लूसिव दिखा। मतलब मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का लगा कि बिल्किस बानो जैसे केस का उन्होंने उल्लेख उसमें किया था। आमतौर पर इस तरीके की चीजों का उल्लेख मैंने कभी शिवसेना की इसमें नहीं देखा था। गुजरात दंगे, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे हमेशा क्लेम करते हैं कि गुजरात दंगों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी, जब वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हें पद से हटाने का फैसला किया गया था। बाला साहब ठाकरे ने अडवाणी जी से बात की और कहा कि नहीं, उनको हटाएंगे तो सही नहीं होगा। उन गुजरात दंगों में बिल्किस बानो जैसी केस का कल जिक्र उद्धव ठाकरे ने दशहरे की रैली में किया। तो ये एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ना सिमोल्लंघन, जो दशहरे के दिन होता है, वो शिवसेना का वहां पर दिखाई दिया, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो नए मुद्दे उसमें दिखाई दिए। एक और छोटी सी बात मैं उसमें कहना चाहूंगा। पहली बार मैंने देखा, मतलब एकनाथ शिंदे के लिए मौका था यह दिखाने का, क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुझे पार्टी चलानी है, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, मुझे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में अपने आप को शामिल नहीं करना है, किसी और पार्टी में शामिल नहीं करना है, हम ही शिवसेना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास एक बड़ा मौका था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, सरकार है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम उनसे डिटैच्ड है, वो दिखाने का मौका उनके पास था। लेकिन उनके भाषण में जो मुद्दे थे उससे लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि किस तरीके से उनकी पार्टी में जो स्क्रिप्ट है वो बीजेपी की तरफ से आ रही थी, क्योंकि वही मुद्दे आ रहे थे। पहली बार मैंने देखा शिवसेना के स्टेज से एकनाथ शिंदे, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन कर रहे थे। उन पर जब जब टीका टिप्पणी की गई थी, उन सारी चीजों का जवाब एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया जा रहा था और वो लिखित स्पीच पढ़ रहे थे। दशहरा रैली उसके लिए नहीं जानी जाती, शिवसेना की पारंपरिक दशहरा रैली। हालांकि उनके लिए भी ये पहला मौका था कि इतने बड़े क्राउड के सामने, जिसपे उनका प्रमुख भाषण होने वाला है, वो संबोधित करने वाले थे। लेकिन ये लिखित जो स्पीच था ना, उसका कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो उस तरीके से नहीं जा पाया। इसलिए दोनों रैलियों की थीम और जो रिस्पॉन्स अगर हम देखें, मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे को उनकी जिंदगी में सामने जो लोग बैठे थे उनसे पहली बार इतना रिस्पॉन्स मिला होगा। उद्धव ठाकरे भाषण के लिए नहीं जाने जाते, उद्धव ठाकरे उनके स्पीच के लिए नहीं जाने जाते, उनके पास अपने पिता या अपने चचेरे भाई जैसा करिश्मा नहीं है। लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि उनको एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो क्राउड सामने बैठा है वो उनको रिस्पॉन्स कर रहा है, ये उनको दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद अभी भी उद्धव ठाकरे के लिए लड़ाई बहुत ज्यादा गंभीर स्वरूप की लड़ाई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी भीड़ जुटा पाए थे। भले साधन संपत्ति और सत्ता उनके पास में हो, लेकिन भीड़ जुटा पाए थे, ये बात हम नजरअंदाज नहीं। और मुझे जो जितना भी मैंने पॉलिटिकल कवरेज किया है, मैं इतना देख सका हूं कि आपकी रैली में और आपकी जनसभाओं में जितनी भी ज़्यादा और जितनी कम भीड़ हो, वो उसका मतलब ये नहीं कि वोट में रिफ्लेक्शन उसका होगा, क्योंकि एक बड़ा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है रैलियों में भीड़ का और वोट में संबंध का। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। लेकिन इसके साथ अपने को ये राजदीप जी, ये सवाल मेरा है कि अभी जैसे हम लोग यूपी में बात करते हैं और बाकी प्रदेशों में बात करते हैं, खासकर उत्तर भारत के प्रदेशों में, कि बीजेपी बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपने आप को इवॉल्व किया कि वो शहरी पार्टी से बढ़कर वो गांव की पार्टी भी बनती है। ठीक है, पहले गांव की बीजेपी शहरी पार्टी हो गिनी जाती थी और गांवों में क्षेत्रीय और राज्य की पार्टियां ज़्यादा एक्टिव होती थी। महाराष्ट्र में खासकर अगर मुंबई की, जैसे कि साहिल बता रहे थे कि मुंबई में अगर ये बात करते हैं तो सबको पता है किस शिवसेना के ख़त्म होने की बात हो रही है और किस शिवसेना को लड़ना है, इसकी बात हो रही है। क्या स्थिति है वहाँ पे शिवसेना और शिंदे सेना? एक्टिविटी लेवल किन किन इलाकों में कैसे डिफर कर रहा है, जहाँ पे मतलब इक्वेशंस बनने बिगड़ने हैं? देखिए, अगर आप शिवसेना का इतिहास देखें, करीब 1990 तक शिवसेना ज्यादातर मुंबई की पार्टी मानी जाती थी। 90 के चुनाव में और 90 के दशक में, खास करके जब छगन भुजबल एक बार मराठवाड़ा का दौरा करने लगे, एक ओबीसी वोटर, मुंबई कोंकण की पार्टी मानी जाती थी शिवसेना करीब 90 तक। 90 और 2000 के बीच शिवसेना अलग अलग इलाकों में, खास करके मराठवाड़ा में, उन्होंने एक तरह से अपनी एक पहचान बना दी। 2000 के बाद
कुछ विदर्भा में उनको सक्सेस मिला, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र में भी मिला। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं शिवसेना का अस्तित्व एक तरह से मुंबई से जुड़ा हुआ है। आपने यूपी की बात की, लेकिन यूपी में बीजेपी पूरी तरह से फैल गई है, उत्तर प्रदेश में केवल शहर तक नहीं। शिवसेना अभी भी मुझे लगता है उनकी जो कोर आइडेंटिटी है वो मुंबई से जुड़ी हुई है, और खास करके बीएमसी से, यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। आप कह सकते हैं अंग्रेजी का शब्द है कैश काउ, यहां उनको उनकी संपत्ति मिलती है, क्योंकि ये रिचेस्ट बॉडी है, सबसे अमीर बॉडी जो है वो है मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो शिवसेना के लिए जब तक वो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर उनका दबदबा रहा, वो पार्टी का एक अस्तित्व बना रहता है। अगर बीएमसी इलेक्शन क्यों इतने अहम उनकी अहमियत है, या ये रैलीज इतनी अहमियत क्यों रखते हैं? क्योंकि मध्यम वर्गीय जो महाराष्ट्र, मिडिल क्लास महाराष्ट्र जो था, वो उसकी जो पकड़ और शिवसेना की पकड़ वहीं से शुरू हुई। फिर वो अलग अलग समुदाय में मुंबई में जाने लगे, लेकिन वहां उनका कोर वोटर एक तरह से था। ये रैलियां मुझे लगता है उस कोर वोटर कहां जाएगा। आपने कहा एकनाथ शिंदे के लिए, एकनाथ शिंदे का कोर वोटर मैं समझता हूं एक नया शिव सैनिक जो है, जो थोड़ा युवा है, जिन्होंने बाल ठाकरे को देखा नहीं है, या बाल ठाकरे का जो करिश्मा है उनके सामने नहीं रहा है। थाने में जहां उनकी पकड़ है, वहां से आप देखेंगे थाने, कल्याण, जो मुंबई के सबर्बन एरियाज हैं, जो मैं समझता हूं एक नए मुंबई की एक प्रतीक है, वहां आप कह सकते हैं एकनाथ शिंदे ने अपना एक दबदबा बनाया है। लेकिन जो कोर मुंबई का वोटर है, बीएमसी चुनाव में जो सेंट्रल मुंबई हो, दक्षिण मुंबई हो, उत्तर मुंबई हो, वहां शिवसेना का एक तरह से कि अब अभी पकड़े। बट मुझे सेंस होता है कि एक जनरेशन गैप आ रहा है। कल जब मैंने ओवर 45 लोगों से बात की, तो मुझे लगा उन लोगों को अभी तक एक इमोशनल कनेक्ट है बाला साहब से। तो वो बिल्कुल अभी भी मानते हैं कि जो उद्धव ठाकरे को किया गया वो गलत है। कई महिलाओं ने मुझे कहा उद्धव जी ने कोविड के टाइम पे हमारे लिए बहुत मदद की, बहुत अच्छा काम किया। तो वो जो एक महाराष्ट्र मिडिल क्लास है, वो मुझे लगता है अभी भी शिवसेना के साथ है, जो उद्धव सेना के साथ है। लेकिन जो नया वोटर आ रहा है, जो एक तरह से देख रहा है कि हवा किस तरफ जा रही है, वो अभी तक पूरी तरह से मैं नहीं समझता, वो अभी तक क्लियर नहीं है कहां जाएगा। और एकनाथ शिंदे शायद, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि हिंदुत्व का प्रभाव आप देखेंगे ज्यादातर इस यंगर वोटर, इस यंगर डेमोग्राफिक पे पड़ा है। तो अगर आप देखते तो एक मुझे लगता है एक फर्क पड़ रहा है, एक जनरेशनल गैप है, और उसका कौन फायदा उठाता है। ये 20 to 35 जो यंगर वोटर है, ये कहा जाता है अगले 2-3 महीनों में जब ये चुनाव होते हैं, अंधेरी हो या बीएमसी के चुनाव। वेरी इंटरेस्टिंग कि अंधेरी में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वो भी गुजराती है, पटेल है, वो कॉर्पोरेटर है वहां के, और जो वहां जो विधायक थे उनकी पत्नी लड़ रही है, उनकी विधवा वहां से लड़ रही है। तो उसका शिवसेना एक भावुक फायदा उठाएगी। बट क्रूशल पॉइंट ये है कि कांग्रेस और एनसीपी, क्योंकि अंधेरी ईस्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस भी जीती है, वहां एक डॉक्टर शेट्टी हुआ करते थे हेल्थ मिनिस्टर, वो वहां जीते हैं। तो अगर कांग्रेस एनसीपी जो वो कह रहे हैं पूरी तरह से उद्धव सेना को अपना सपोर्ट देते हैं, तो ये लड़ाई और दिलचस्प होगी। क्योंकि फिर वो जो फ्लोटिंग वोटर है आउटसाइड, देखिए मुंबई अब वो केवल मराठी से महाराष्ट्रन सिटी नहीं है। आज अगर आपको चुनाव मुंबई में जीतना है तो उत्तर भारतीयों को भी अपनी तरफ करना है, कई इलाकों में मुसलमानों को अपनी तरफ करना है। मेरा ड्राइवर इस बार मुंबई में मुस्लिम था, वो मुझे कहता है सर, मैंने कहा अगर चुनाव आए किसको वोट दोगे? तो उन्होंने कहा सर ये उद्धव ठाकरे ने ठीक ठाक काम किया। पर मैंने कहा सेना ने तो 92-93 में सेना पर आरोप लगता है, दंगों का आरोप लगता है और एंटी मुस्लिम रेटरिक। इसे नहीं सर वो तो हो गया, लेकिन उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, उद्धव को अलायंस का फायदा मिला। हाँ, तो देखिए पर ये कितना फायदा, क्योंकि दूसरी तरफ गुजराती समुदाय, यूपी के जो वोटर्स हैं, क्या वो क्योंकि बीजेपी और शिंदे सेना के बीच में अलायंस है और वो वोटर शायद बीजेपी की तरफ जाए, मोदी जी की तरफ जाए, तो ये मुझे लगता है बड़ा दिलचस्प होगा कि आउटसाइड महाराष्ट्र मिडिल क्लास, जो मैं समझता हूं इस समय उद्धव के साथ है, जो नए यंगर महाराष्ट्रियन जनरेशन और नॉन महाराष्ट्रियन, खास करके उत्तर भारतीय, वो कहां जाएंगे, उन पर निर्भर है
कि शिवसेना बीएमसी में कितना प्रभाव डाल पाती है? मुझे आपकी बात जो है कि आप मुंबई गए और वहाँ पे आपको 40 के ऊपर और अधेड़ उम्र के जितने भी थे, आपको वहाँ पे उद्धव के और बाबा साहब के लिए सेंटिमेंट दिखा। मुझे वेस्ट यूपी की एक कहानी याद आ कि आपने भी सुनी होगी। और जब चौधरी चरण सिंह का देहांत हुआ और अजीत सिंह के पास आई जिम्मेदारी की पार्टी को संभालें और पूरे जाट पॉलिटिक्स को संभालें, तो एक कहानी चलती है कि वहाँ पे जो 40, 45, 60, 70, 80 साल के बूढ़े जाट होते थे, कहानी चलती थी कि उनके सपने में चौधरी चरण सिंह आते थे और बोलते थे कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। तो ये कहानी चलती थी। उसके बाद क्योंकि धीरे धीरे अजीत सिंह का जो जियो हिस्ट्री थी, बाहर रह के पढ़े थे, तो उनको ये जमाना था, तो लोग ये भी कहते हैं कि ये फ्लोट की गई कहानियां थी। बहरहाल अपने अपने नहीं, आपकी बात बिल्कुल बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये यंगर जनरेशन जो है, 90 के बाद जो जनरेशन है, करीब 60% ऐसे भारतीय हैं जो 90 के बाद उनका जन्म हुआ है। मुंबई में भी उतना ही फिगर होगा, 60-65% का। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे को उस तरह से अपने का करिश्मा कभी देखा नहीं। तो जब उनको आप बाला साहेब ठाकरे की बार बार याद दिलाएंगे तो क्या वो वोटर आपकी तरफ आए? बड़ी इंटरेस्टिंग है कि शिंदे जी की रैली में आनंद दिघे जो ठाणे के बड़े नेता थे, उनकी भी तस्वीरें थी जी। यहां उद्धव ठाकरे के लिए उनकी यूएसपी भी बाला साहेब ठाकरे है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एक तरह से वो आगे जैसे वो जाएंगे वो एक कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि जो नए जनरेशन है वो शायद हिंदुत्व से इतना जुड़ा हुआ है और बीजेपी ब्रांड हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है या नरेंद्र मोदी ब्रांड से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्ष बनाम बाला साहेब ठाकरे की विरासत बन जाता है तो किसको उसका फायदा होगा, ये बड़ा एक सवाल है। साहिल जी, और एक चीज मुझे ऐड करनी है इसमें कि अब तक ये माना जा रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा आरोप शिंदे कैंप की तरफ से ये रखा गया, क्योंकि कोई भी बगावत के लिए कोई कारण देना पड़ता है, बिना कारण का कोई बगावत नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कहता कि सत्ता पाने के लिए मैं पार्टी छोड़कर नई पार्टी बना रहा हूं या किसी पार्टी को कब्जे में ले रहा हूं, कोई कारण देना पड़ता है। एकनाथ शिंदे और उनके गुट का सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो गठबंधन किया गया वो उन्हें मंजूर नहीं था, और इसकी वजह से जो हिंदुत्व की धारा थी वो कमजोर हो रही थी शिवसेना की, और इसलिए हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ हमने बगावत की और हम या वो कहते हैं कि हमने उठाव किया, क्रांति लाई है। कल वो बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे एकनाथ शिंदे कि हमने बगावत नहीं की है, हमने तो क्रांति लाई। तो जो भी क्रांति उन्होंने लाई उसके आधार पे उन्होंने शिवसेना बनाई है या शिवसेना पर दावा कर रहे हैं। उसमें बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने की कल की रैली के दशहरा की रैली की वजह से एक बार फिर साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र में कम से कम अपनी राजनीति की दिशा, इसके आगे की दिशा ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ देख रहे हैं। ये बात एक बार फिर हम कहते हैं ना कि अंडरलाइन हो गई है। वो बात दशहरा रैली में अंडरलाइन हो गई। बिल्किस बानो का उल्लेख करना या बेरोजगारी जैसी समस्याओं का उल्लेख करना, जिसका उन्होंने जिक्र किया कि दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के सर कार्यवाह, उन्होंने ये बात कही और उन्होंने उसको कहा कि देखिए खुद के ही सरकार को आईना दिखाने का काम वो कर रहे थे दत्तात्रेय होसबले, उसका जिक्र उन्होंने करना। ये बात साफ दिखाता है कि उद्धव ठाकरे ने ये तय कर लिया है कि अब उनकी राजनीति की दिशा ये कांग्रेस एनसीपी के साथ में रहेगी, बीजेपी के खिलाफ रहेगी। ये बात भी उन्होंने साफ करके रखी, क्योंकि दशहरे के रैली में कुछ होर्डिंग्स ये लगाए गए थे कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना पर कब्जा करना चाह रही थी और उसके खिलाफ हम थे, इसके लिए हमने कांग्रेस एनसीपी के साथ समझौता किया। ये बात इस टाइप के बैनर्स या होल्डिंग्स भी वहां पर लगाए गए। तो ये बात उद्धव ठाकरे बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात कि हिंदुत्व का जो ब्रांड है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने जो तब तक वीएचपी का मुद्दा हुआ करता था, राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था। पहली बार पॉलिटिकल स्टेज पर यह मुद्दा उठाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया और उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व ब्रांड पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदुत्व का ब्रांड वोट मांगने के लिए सबसे पहले शुरू किया वो बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया। फिर वो विलेपार्ले में एक उपचुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया था, हिंदू खतरे में, गर्व से कहो हम हिंदू है, ये सारे मुद्दे उन्होंने तब निकाले थे।
दूसरा, औरंगाबाद में जिसका जिक्र राजदीप कर रहे थे कि मुंबई के बाहर जब शिवसेना बढ़ी, तब औरंगाबाद में जिसे अभी महाराष्ट्र में संभाजीनगर भी कहते हैं कुछ लोग, वहां पर जब उन्होंने महानगर पालिका के चुनाव लड़े तो उनका मुद्दा क्या था कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, उस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़े थे 1988 में। तो बाला साहब ठाकरे ने अडवाणी और बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुत्व को क्लेम करे उससे पहले ही हिंदुत्व की वोट बैंक क्लेम करना शुरू किया था। तो उस लड़ाई में वो पहले ही आगे निकल चुके थे। इसीलिए जब हिंदुत्व की लहर पर बैठकर बीजेपी 1990, 91, 92 में आगे बढ़ने लगी, तब महाराष्ट्र में उन्हें समझ में आया कि ये वोट तो किसी ने और पहले ही क्लेम कर चुके हैं, तो हमें शिवसेना को और बाला साहब ठाकरे को साथ में लेना ही पड़ेगा, हम अपने बलबूते पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए वो गठबंधन हो गया। लेकिन 2014 के बाद जो हिंदुत्व का ब्रांड है उसको क्लेम करने वाले सबसे पहले कौन बन गए थे? तो मोदी बन गए थे या बीजेपी बन गई थी। तो बीजेपी का हिंदुत्व ब्रांड जो अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना का ब्रांड बना था, वो बीजेपी का हिंदुत्व ब्रांड बड़ा बन गया था। उद्धव ठाकरे को ये रियलाइज होना शुरू हो गया था कि बीजेपी का ब्रांड अगर बड़ा हो गया है तो हमें वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं लड़ने देगी। हमारा जो हिंदुत्ववादी छवि है वो हमें अब पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करा पाएगी। और इसीलिए धीरे धीरे अगर हम देखें तो उन्होंने ट्रैक्स बदलना शुरू किया था। मतलब ओरिजिनल ब्रांड रखना है, हिंदुत्व की बात करनी है, लेकिन दिखाना है कि इनका हिंदुत्व अलग है, मेरा हिंदुत्व अलग है। वो बार बार कल रैली में उस दिन कह रहे थे, दशहरे की रैली में, जो बाला साहब ठाकरे एक जमाने में कहा करते थे कि उनके और संघ के हिंदुत्व में फर्क है। संघ का हिंदुत्व मराठी में उसे कहते हैं शेंडी और जानव्याचं हिंदुत्व, यानी शेंडी यानी ब्राह्मण और शेंडी और जानवा यानी ब्राह्मणवादी हिंदुत्व है आरएसएस और संघ परिवार का, जबकि हमारा हिंदुत्व थोड़ा सा लार्जर स्केल का हिंदुत्व है। इस तरीके की बात बाला साहब किया करते थे, उसका जिक्र उन्होंने उसमें किया है। तो देखिए, उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व से अलग नहीं करते हुए हिंदुत्व के ब्रांड पर अब वो नहीं सर्वाइव हो सकते, ये उनको समझ में आ गया था। तो बीजेपी से डिटैचमेंट उन्होंने दशहरे की रैली में बहुत ही क्लियरली लोगों के सामने रखने की कोशिश की। और अगर इसके बावजूद उन्हें इलेक्टोरल सक्सेस मिलता है, भले उनकी सत्ता ना है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई महानगर पालिका में वो साइजेबल सीटें जीत सकते हैं। इसके बावजूद अगर अंधेरी का उपचुनाव उद्धव ठाकरे जीत सकते हैं, तो वो दिखा पाएंगे कि बिना हिंदुत्व के पावरफुल ब्रांड के भी महाराष्ट्र में शिवसेना की राजनीति चल सकती है। और इसकी कोशिश जो है, उसकी शुरुआत जो है, वो दशहरे की रैली से होते हुए मुझे नजर आई। अच्छा, इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बस एक चीज पूछ लूं, उसके बाद मैं आपसे इसमें मतलब ये समझ में आ गया है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जो नहीं दिख रहे हैं, वो बैठ के सारे सब कुछ वॉच गेम में हैं अभी, कि जो हो रहा है लेट इट अनफोल्ड इन इट्स ओन वे। ठीक है, मतलब जो एक समझ कहती है इस पूरे को देखते हुए, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो लेट इट अनफोल्ड। इसमें मुंबई में क्या कहानी चल रही है? राजदीप जी, आपसे मैं ये सवाल मैं लेकर मुखातब हूं कि मुंबई में कहानी क्या चल रही है? जयदेव को पोच कैसे करते हैं? क्या बाला साहब की जो जयदेव से एक उदासी थी, जिसको लेके उन्होंने सामना में लिखा कि मेरा एक बेटा त्रासदी है, क्या कहानियां चली? देखिए, मुझे लगता है अगर आप देखेंगे, सालों से एक ठाकरे फैमिली ड्रामा भी चला है। हाँ, यानी एक तरह से सोप ओपेरा की तरह चला है। कौन कहां गया, राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे तो बहुत चर्चित हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा तो उसी पर हुई क्योंकि राज ठाकरे नेता थे। हाँ। और उन्होंने एक तरह से बगावत करके उन्होंने नेतागिरी अपनी आगे की। लेकिन इस परिवार में और भी लोग थे। जयदेव ठाकरे की जो जिक्र की, वहां उनका चेहरा आप देख रहे हैं। जयदेव ठाकरे जो थे, उनको कभी बाला साहब ठाकरे ने ना आगे किया और ना ही उनको कोई तवज्जो दी जो उन्होंने एक तरह से उद्धव को दी। उद्धव को उन्होंने अपना वारिस माना। लेकिन बाला साहब ठाकरे की डेथ के बाद क्या हुआ, एक बैटल शुरू हो गई। जयदेव ठाकरे, स्मिता ठाकरे, अलग अलग लोग कह रहे थे हमें जो उनकी बाला साहब ठाकरे की जो विल है उसको लेकर एक तरह से एक बैटल शुरू हो गया, जिसमें जयदेव ठाकरे पीछे हो गए। स्मिता ठाकरे जो जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, वो बड़ी चर्चा में थी, फिल्मों में फिल्म प्रोड्यूसर बन रही थी।
उनको पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उद्धव ठाकरे तब बीजेपी के साथ थे, चुनाव 2012 का बीएमसी का जीते, उसके बाद उद्धव की छवि बन गई और ये लोग पीछे रह गए। अब क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे ने, और नॉट ओनली देम, एक बाला साहब ठाकरे का एक बॉडीगार्ड कम मैन फ्राइडे थापा करके, थापा जी भी उस रैली में थे। तो उद्धव जी को एक मैसेज देना चाहते थे शिव सैनिकों को कि देखिए, आप लोगों को लगता है ये परिवार जो है एकजुट है, ये ठाकरे विरासत केवल उद्धव ठाकरे की नहीं है, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, या आदित्य ठाकरे की नहीं है, ये विरासत बाकी परिवार की भी है। और दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे ने कहा एक ऐसी चीज जिससे मुझे लगता है थोड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे के पोते का जिक्र किया। हाँ। जो श्रीकांत शिंदे उनके जो बेटे हैं, जो एमपी हैं, उनके बेटे के बारे में जिक्र किया, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे की स्वेरिंग इन थी, वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो वो उनके पिक्चर तस्वीरें थे अपने पोते के साथ। तो यहां उन्होंने कहा कल उनके पोते भी अब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे का कहना था ये बैड टेस्ट की बात। हाँ, आप हमें वंशवाद की बात करते हैं, आपका भी एक वंश बन रहा है। उस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि लोग मानेंगे, क्योंकि देखिए, जहां तक वंशवाद का इल्जाम है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, वो मुझे लगता है उद्धव और आदित्य ठाकरे को उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे पर जो लगातार आरोप होता है कि आप खोकासूर हैं, बसपा एक खोका, आप ये 50 करोड़ लेके आप बने हैं, उसका जवाब उनको बार बार देना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं जब भी ये बात होती है, हाँ, उद्धव ये लेके सामने रख देते हैं। हाँ, ये सामने रखते हैं और उसका उनको रिएक्शन मिलता है। लेकिन ये जो परिवार की बात है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि ये परिवार में जो ठाकरे परिवार जो है, वो केवल उद्धव और आदित्य तक सीमित नहीं है। इंटरेस्टिंगली रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, जिन पर कुछ शिंदे सेना के लोगों ने भी एक टारगेटिंग की, जो मुझे लगता है उनके भाई पर भी, हाँ, उनके भाई पर भी नहीं, उनके भाई पर तो टारगेटिंग हुई, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन रश्मि ठाकरे पर की वो पावर बिहाइंड द थ्रोन है, असली ताकत उनके पास है। इस तरह के आरोप शिंदे सेना के कुछ लोगों ने किए, कुछ शब्द भी यूज किए। वो कभी स्टेज पर दशहरा रैली में नहीं आई, वो वहीं बैठी रही। स्मिता ठाकरे स्टेज पर जाती है, वो गुलदस्ता देती है। तो एक तरह से एकनाथ शिंदे ये दिखाना चाहते थे कि देखिए, ये जो ठाकरे परिवार है, ये केवल उद्धव और आदित्य से जुड़ा। लेकिन मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात, और साहिल ने जो जुड़े, सबसे स्टार स्पीकर मालूम है कौन था? एक तरह से ये मैं कल जब लोगों से पूछ रहा था, नॉट उद्धव ठाकरे, नॉट एकनाथ शिंदे, एक लेडी है सुषमा अंधारे। जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूं, पत्रकारों से खास करके, वो आपने सुषमा जी का भाषण सुना? ये नोमैडिक ट्राइब से आती हैं। कहा जाता है, ये साहिल मुझे करेक्ट कर सकते हैं, प्रकाश अंबेडकर के वंचित सेना से अभी शिवसेना में आई है। हाँ, अभी शिवसेना में आई है, और वो एनसीपी से भी कुछ जुड़ी हुई थी, अब डेप्यूटी लीडर बन गई है। नोमैडिक ट्राइब से बात यह है, राजदीप, एक सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, पर उनका जो स्पीच था, एक सेकंड, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दशहरा रैली में किसी महिला ने स्पीच दिया हो। ये मैं इंपॉर्टेंट। सो इसी नहीं, तो साहिल की जो पॉइंट थी कि उद्धव ठाकरे क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ब्रॉड बेस्ड है। हमारी पार्टी में नोमैडिक ट्राइब की एक औरत आती है, सुषमा अंधारे, डेप्यूटी लीडर बनती है और दशहरा रैली में भाषण करती है। हमारी रैली में हम बिल्किस बानो का मामला उठाते हैं। हमारी रैली में दत्तात्रेय होसबाले ने जो कहा था बेरोजगारी के बारे में, वो उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? केवल ये कह रहे हैं कि आपने हिंदुत्व के साथ गद्दारी की है। हाँ, वो 92 वाली कि आप उन सैनिकों को गद्दार कहा। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे एक उद्धव ठाकरे एक प्रयास कर रहे हैं, अब उसमें कितना यश उनको मिलता है, ये इसी पर निर्भर रहेगा कि ये जो यंगर महाराष्ट्रन है या यंगर महाराष्ट्र का वोटर है, क्या वो नरेंद्र मोदी की वजह से एक तरह से इतना हिंदुत्व फाइट हो गया है कि उसे इस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको लगता है कांग्रेस, एनसीपी, ये बाकी पार्टियों के साथ आप क्यों जुड़ रहे हैं, हम तो असली हिंदुत्व पार्टी है। तो ये लड़ाई होगी और ये लड़ाई और बढ़ेगी जैसे बीएमसी इलेक्शन नजदीक आएंगे कि कौन इस बार की लड़ाई थी, कौन बाला साहेब ठाकरे की विरासत का एक दावेदार है। अब लड़ाई होगी कि हिंदुत्व बनाम एक तरह से शिवसेना का नया हिंदुत्व उद्धव ठाकरे वर्सेस शिंदे बीजेपी
मोदित्व, इस तरह की एक लड़ाई हो सकती है लीडिंग इनटू द बीएमसी इलेक्शन, मुझे लगता है। चलिए साहिल जी, इस पे लास्ट कमेंट मैं आपका लूंगा कि जो एक सॉफ्ट कोर, कंपैरेटिवली सॉफ्ट कोर स्टैंस लिया हुआ है उद्धव ठाकरे ने, कितना रिजुविनेट कर पाएगा उस शिवसेना को जिसका एक हार्डकोर और काफ़ी एजाइल स्टैंड माना जाता था कई चीज़ों में, कि ठीक है तल्ख हैं, गुस्से से भरे हैं, गुस्सा भी नहीं है तो मान लीजिए एक शार्पनेस है अपनी पूरी मराठा पॉलिटिक्स आइडेंटिटी को लेके, उसमें एक हिंदुत्व का पुट है। लेकिन अब नया उद्धव ठाकरे का जो व्यक्तित्व है सामने, दैट इज़ नॉट दैट, वो एकदम अलग तरीके से बढ़ रहा है। क्या जो इमोशन, जिस सेंटिमेंट्स की बात अभी राजदीप कर रहे थे, वो इमोशन और सेंटिमेंट धीरे धीरे उद्धव ठाकरे इस पूरी लाइन पे चलने से गंवा सकते हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे अब ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं जिसे हम कहते हैं ना कि इमोशनल पॉलिटिक्स। वो एक इमोशनल अटैचमेंट शिवसेना पार्टी का जो लोगों के साथ में था, उस इमोशनल अटैचमेंट को रिजुवनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता का इस्तेमाल करके कैसे एक पॉलिटिकल फोर्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और एकनाथ शिंदे, ये बीजेपी की बी टीम है, वो अपनी अलग पार्टी नहीं चला सकते, तो उनकी कोशिश उनके तरफ से ये चल रही है। एक सिर्फ ऐड करके मैं आपके जवाब पर आऊंगा अबाउट जयदेव ठाकरे। देखिए, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ एकनाथ शिंदे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवारवाद क्या होता है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवार सभी लोगों को अपने स्टेज पर उनको लाना पड़ा। जयदेव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे के संबंध कितने एक्सटेंस थे, ये पूरे महाराष्ट्र में सबको पता है, मुंबई में मीडिया को पता है, पॉलिटिकल सर्कल में तो पता ही है। जयदेव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के जितने विरोधी रहे, उनके साथ में जयदेव ठाकरे देखे गए थे। छगन भुजबल जब पार्टी छोड़कर गए, तब छगन भुजबल के साथ भी जयदेव ठाकरे दिखाई दिए थे, एमएनएस के स्टेज पर भी जयदेव ठाकरे दिखाई दिए थे, और उसके बाद अब एकनाथ शिंदे के साथ जयदेव ठाकरे दिखाई दिए, जिसका जिक्र राजदीप ने किया कि जिसके वजह से बाला साहब ठाकरे और जयदेव ठाकरे के रिश्ते खराब हुए, वो स्मिता ठाकरे भी वहां पर दिखाई दी एकनाथ शिंदे की रैली में। तो एक तरफ तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो अंश हैं उनको आप स्टेज पर लाकर वही पॉलिटिक्स में आप लोगों के सामने बताना चाहते थे कि नॉर्मली शिवसेना जैसी इमोशनल पार्टी में, मैं इमोशनल पार्टी इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि शिवसेना का कैडर इमोशन से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उस जैसी, और खास करके कोई भी रीजनल पार्टी, जो नेशनल पार्टी है उसमें इमोशंस की कमी होती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं लोग, या किसी विचारधारा से एक साथ में रहते हैं। रीजनल पार्टीज में इमोशनल क्वोशंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस इमोशनल क्वोशंट में जब दो धड़े हो जाते हैं या स्प्लिट होता है या एक दूसरे से दूर होते हैं, तब एक दूसरे का डिमोनाइजेशन भी काफी जोरों से किया जाता है। बहुत ज्यादा वैयक्तिक या पर्सनल चीजों के बारे का जिक्र किया जाता है। इससे पहले कि आप हर चीज देखिए, छगन भुजबल बाला साहब ठाकरे को टी बायू कह के बुलाते थे, जानबूझकर उनका जिक्र उस तरीके से करते थे। नारायण राणे के खिलाफ जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल बाला साहब ठाकरे ने भाषण में किया है, उसका तो मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, आपको हर जगह पे बीप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नारायण राणे ने उसका जवाब जिस तरीके से दिया, या उनके बेटे जिस तरीके से जवाब देते हैं, वो भी उसी तरीके का है। उसका एक्सटेंशन राज ठाकरे को छोड़ दीजिए क्योंकि वो परिवार के लोग थे, उनके तरफ से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे की रैली में हम देखिए, रामदास कदम का भाषण देखिए या बाकी किसी का भाषण देखिए, उन्होंने यहां तक जिक्र किया कि प्रॉपर्टी पर आपका हक हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बीच में बाला साहब की प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में फाइट हुई थी, अदालत में फाइट हुई थी। तो प्रॉपर्टी पर आपका हक हो सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। ये बात एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं। ये बात रही जयदेव ठाकरे। और जहां तक दूसरी बात है, क्या उद्धव ठाकरे उसको समेट पाएंगे, साथ में ले पाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे के सामने चैलेंज बड़ा है, लेकिन उनके सामने लक्ष्य जो है वो काफी लिमिटेड है। आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे भले ही ये पब्लिक रैली में कह रहे होंगे कि एक दिन मैं दोबारा शिवसेना का मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल उनके पास सिर्फ इतना ही करना है उन्हें कि 5 से 10% वोट अपने पास खींचे, ताकि एकनाथ शिंदे के समर्थन के साथ में बीजेपी जो सोच रही है कि जो अब तक वो नहीं कर पाई, वो महाराष्ट्र में वो अपने बलबूते पर सत्ता पर आ पाएगी। 2019 का लोकसभा का परफॉर्मेंस वो रिपीट कर पाएगी।
वो अगर वो हरा पाए, उसमें मुंबई महानगर पालिका में जो सपना देखा जा रहा है कि शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, वो अगर वो बचा पाए, उन्हें सिर्फ 5 से 10% वोटों का खेल करना है, उसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की मदद से वो अगर इतनी कामयाबी मिल पाए, फिलहाल उन्हें डैमेजिंग फोर्स की तरह काम करना है, अगर वो डैमेजिंग फोर्स की तरह सक्सेसफुल रहे तो उसके आगे वो अपनी पार्टी को दोबारा बना सकते हैं। लेकिन वो डैमेज करने की ताकत अगर वो अपने आप में बचा पाए दशहरे रैली के बाद में, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने एकदम साफ जिक्र किया हुआ है दशहरा रैली में कि उनके साथ का रास्ता मुश्किल है, हर चुनाव में उन्हें जी जान से ही लड़ना होगा। ये बात उन्होंने अपने समर्थकों को करने की कोशिश की, उसके पीछे का कारण ये। राजीव सर, फाइनल कमेंट। असली लड्डू जो है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, असली लड्डू इस समय बीजेपी के हाथ में है। क्योंकि देखिए, बीजेपी चाहेगी कि ये लड़ाई बढ़े। बीजेपी का लक्ष्य क्या है महाराष्ट्र में, कि वो एक ना एक दिन, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में हुई है, वो महाराष्ट्र में भी मेजॉरिटी पार्टी बनकर नंबर 1 पार्टी बने। तो इनकी लड़ाई में, क्योंकि जब तक आप रीजनल पार्टीज को कमजोर नहीं करते, क्या हुआ एंड ऑफ यूपी में, जैसे बसपा 20% के नीचे चलने लगी, जैसे समाजवादी पार्टी का दबदबा पूरा वोट कहां शिफ्ट हुआ सबको पता है। वो कहां वोट शिफ्ट हुआ। अब बीजेपी चाहती है, और इसलिए एक चुनौती है बीजेपी के सामने, क्योंकि आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश तो लगातार रहेगी कि जितना ये सेना वर्सेस सेना हम करें और उनका वोट विभाजित हो, उसका फायदा किसको होगा। क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी एक तरह से डिक्टेट कर सकते हैं एकनाथ शिंदे को। हर छोटी चीज के लिए एकनाथ शिंदे को दिल्ली कभी कभी आना पड़ता है। हर चीज पर उनको एक तरह से देवेंद्र फडणवीस या किसी और बड़े नेता अमित शाह से सलाह करनी पड़ती है। खास करके अमित शाह को एक तरह से माना जाता है, वो भी अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के भी शहंशाह बन रहे हैं। तो ये जो लड्डू है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, जब तक ये लड़ाई इसी तरह से रहेगी और बढ़ेगी, क्योंकि बीएमसी के जो चुनाव जब आएंगे, तब सेना वर्सेस सेना में फायदा किसको होता है, बीजेपी को होगा। अगर, और ये तीसरी भी सेना, वी आर नॉट टॉक्ड अबाउट राज, अगर राज भी आ जाए इस लड़ाई में, राज, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, ये तीनों सेनाओं के बीच जो लड़ाई होगी, उसका फायदा सबसे ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी को होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो एक दशहरा के दिन, विजयादशमी के दिन 2 रैलियों से फिर से स्पार्क होके और अलग अलग कलेवर के साथ सामने आई हैं। हम इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे इस सत्र में। छोटा सा ब्रेक लेंगे, चलेंगे अगले सेशन की ओर। नेता नगरी के इस सत्र में बात करेंगे हम लोग जम्मू और कश्मीर की। वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? जैसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब चुनाव कब होंगे, परसीमन हुआ तो परसीमन में क्या निकल कर आया। चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले वोटरों को लेके थोड़े बदलाव किए थे, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, इसको लेकर थोड़े बदलाव किए थे, तो इसको लेकर बवाल हुआ। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कश्मीर के दौरे पर गए, तो उस दौरान लोगों से कुछ वादे किए गए, कुछ बातें कही गई, उसको लेकर थोड़ा बवाल सामने आया, थोड़ा विवाद सामने आया। फिर इसी बीच एक दुर्घटना हुई, एक आला पुलिस अधिकारी का मर्डर हुआ और फिर सारी कड़ियाँ, सारे तार धीरे धीरे लगता है, दूर से देखने पे तो ज़रूर लगता है कि आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन दूर से क्यों देखना, जब नेता नगरी में हम चीज़ों को थोड़ा और महीन तरीके से थोड़ा पास जाके देखते हैं, जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, जिनके बीच, जिनके आसपास ये सब घट रहा है, उनकी नज़र से हम इन चीज़ों का आकलन करते हैं, उनकी नज़र से चीज़ों को समझते हैं। तो आज इस सत्र में हमारे साथ 3 मेहमान होंगे। अशरफ वानी, इंडिया टुडे ग्रुप के जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ होंगे। अशरफ जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। स्वागत, नमस्कार। हमारे साथ होंगे सुनील भट्ट, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए। सुनील जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में सर।
जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे नेता नगरी में बुलाने के लिए। और इस समय समूचे देश में त्योहारों का मौसम है और सभी देशवासियों को, ललन टॉप के श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं सैयद जुनैद हाशमी, जो द स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। उस पूरे मजमे की और सारे जो स्थानीयता है उसमें जो भी समाचार गुजर बसर हो रहा है उसकी खबर रखते हैं। जुनैद साहब, स्वागत है नेता नगरी में। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से बुलाने के लिए। और नेता नगरी में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेता नगरी के जरिए बहुत दूर दूर तक हम पहुंच जाते हैं और आपको भी हम देखते रहते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अशरफ जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। कश्मीर में अभी हो क्या रहा है? सबसे मतलब दिल्ली में बैठकर देखिए तो बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ खबरें आती हैं, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर के इलाके में चुनाव की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इस साल 2 राज्यों में नहीं बल्कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कितनी पक्की बातचीत है? ग्राउंड पर क्या लग रहा है अशरफ जी? जमीनी हकीकत तो लगती है कि शायद उन 2 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होगा, गुजरात और हिमाचल के साथ, क्योंकि जिस अंदाज से गृह मंत्री का ये दौरा बना कि पहले घोषणाएं नहीं थी, लेकिन ये पूरा दौरा जो था कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ये चुनाव से ही जुड़ा दौरा था, क्योंकि 2 जनसभाएं गृह मंत्री ने की, एक तो राजौरी में की और दूसरी बारामूला में। दोनों ऐसी जगह हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर बीजेपी का वोट बैंक है और उसी वोट बैंक को साधने और समेटने के लिए गृह मंत्री की ये 2 बड़ी रैलियां हुई। यहाँ तक कि जहां मुझे भी याद है, मैं 30 साल से राजनीति कवर कर रहा हूं जम्मू कश्मीर में, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी रैली हुई है ये जो बारामूला में हुई पिछले दिनों, जिसमें गृह मंत्री ने संबोधित किया। हाँ, जाहिर है कि सरकार की तरफ से उसके लिए पूरा जोर लगाया गया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो यही कारण था कि इतने सारे लोग जो है उसमें एकजुट हो पाए। और अब आपने जो मेन बात की कि क्या कारण है, क्यों लगता है आपको, क्योंकि पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर है तैयारी इतनी जोर शोर से चल रही है। अभी तक कुछ थोड़ा सा वक्त लेने के लिए परिसीमन की बात हो रही थी, वो भी कंप्लीट हो गया। वोटर लिस्ट की अपडेशन जो है उसको भी पूरी तरह से, जिस अंदाज से मैं कश्मीर में देख रहा हूँ, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में देख रहा हूँ, तो उस पर भी बहुत तेजी से वो जो उनका सुधार होना है वोटर लिस्ट का और उसमें जो अपग्रेडेशन होनी है वो हो रही है। शहरों में रोज डिप्टी कमिश्नर्स जो है अलग अलग सीमाएं तय करते हैं, डेट तय करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी कि चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया गया, जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है जो हर एक यूटीआर राज्य में रहता है, तो वो भी एक प्रक्रिया है जहां से ये आंकलन मतलब कहीं ना कहीं हकीकत लगता है कि चुनाव जो है वो उन 2 राज्यों के साथ ही होंगी। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए भी एक गले की हड़ी बनी हुई है, क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटा था तो गृह मंत्री ने स्वयं और प्रधानमंत्री ने भी संसद में ये बात कही थी कि जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार बहुत जल्द लाई जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी बात कही थी जम्मू कश्मीर को। वो 2 वादे संसद में गए थे सरकार की तरफ से अनुच्छेद 370 हटाते वक्त। तो उस बीच कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट जो केंद्र सरकार का है वो भी उसको दिखाना है कि वो पूरी करके वो जम्मू कश्मीर में दे। टेस्ट जो था इस साल, टेस्ट था कश्मीर के हालात का। सबसे पहला टेस्ट था अमरनाथ यात्रा का, जो सफल रही। 4 लाख के करीब श्रद्धालु आए कई सालों के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा में। दूसरी तरफ से हिंसा, कुछ पत्थरबाजी तो कम हो गई है, हिंसा भी कमी आई है, जो उसके कारण बहुत सारे हैं, जिसमें कई सारे लोग जो हैं बंद पड़े हैं। अलगाववादियों पर पूरी तरह से क्रैकडाउन किया गया है, हुर्रियत नेताओं पर सरकार की तरफ से उनकी गतिविधियों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है। तो ये चीजें जो है ये फिलहाल कंट्रोल में जो है। इस अपॉर्चुनिटी को सरकार खोना नहीं चाहती। वो चाहती है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में जो वादा किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में सामने आएगी, वो है। पहले तो राजनीतिक दल इसमें काफी हिचकिचा रहे थे कि चुनाव नहीं होंगे, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को। यहाँ तक कि गुप्कार गठबंधन अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात कह रहा था, लेकिन अब राजनीतिक दल भी समझ गए हैं कि वो अब हाशिए पे आ रहे हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो न घर के हैं न कहीं काम के हैं।
तो वो भी आप मन बना चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो वो उसमें भाग लेकर एक चुनी हुई सरकार आए और उनके हाथ में भी थोड़ी सी कुछ ताकत जो रहे। सुनील जी, ये इस जो बातचीत अभी अशरफ जी कह रहे थे और जिस पूरी प्लानिंग और जिस जो फेज़ वाइज टेस्टिंग हो रही है, अमरनाथ यात्रा हो या फिर धीरे धीरे आपका सिनेमा हॉल खोला जाना हो, मल्टीप्लेक्स खुलना हो, फिल्मों का रिलीज़ होना हो, मतलब एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो आपको लगता है कि क्या 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 मेन स्ट्रीमाइजेशन कोट एंड कोट अगर करके बोले, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं क्या? हम थोड़ा सा उसको और एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उस पूरे माहौल को? इस तरह की टेस्टिंग कहीं कहीं दिखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ सुनील जी, सवाल ये है कि परिसीमन जो हुआ, जो अभी जाकर संपन्न हुआ है, जिसमें 6 सीटें बढ़ के सामने आई और लोग कह रहे हैं कि ये सीटें बढ़ी हैं और इसलिए बढ़ी हैं, जो सीटें बढ़ी हैं खासकर जम्मू के क्षेत्र में, कि वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। क्या इक्वेशन क्या है सर? जी, मैं आपको बता दूं कि जहां तक अभी जम्मू कश्मीर का प्रश्न है, जब पिछली बार हम नेता नगरी में बैठे थे, बात कर रहे थे, तब भी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव यहां करवाने की मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। जब से अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया है, तब से भारतीय जनता पार्टी पहले यहाँ पर अपने लिए एक अनुकूल जमीन तैयार कर रही है कि किस प्रकार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। हालांकि उनका लक्ष्य तो है कि अपने बलबूते पर यहाँ पर बहुमत लाए, लेकिन वो खैर एक चमत्कार ही होगा अगर अपने बलबूते पर ये बहुमत ला पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास यही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अधिक से अधिक सीटें जीती जा सके। इसीलिए जैसे ही अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता थी कि यहाँ पर एक सिस्टम प्लेस में आए, एक जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चले। और सरकार यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उससे पहले से नहीं है। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर पीडीपी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी, फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार से बाहर आ गई, फिर जो है जो विधानसभा थी वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रही, फिर जिस प्रकार से वो फैक्स मशीन को लेकर जो विवाद हुआ और आखिरकार जो तब के जो तत्कालीन जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया। और तब से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है चुनी हुई सरकार नहीं है। और जब से अनुच्छेद 370-35 से हटा है, उसका मकसद सबसे पहले यही था कि यहाँ पर जो अलगाववाद है उसको खत्म करना है, पत्थरबाजी को खत्म करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना है, जिसमें बहुत हद तक जो है सरकार जो है सफल भी रही है। पत्थरबाजी के दिन चले जा चुके हैं। वो भी एक वक्त हुआ करता था जब एक कैलेंडर निकलता था अलगाववादियों की तरफ से कि इस दिन ये हड़ताल होगी, स्कूल बंद रहते थे, पत्थरबाजी होती थी, इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए जाते थे। वो अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब परिसीमन की ओर चला जाए अगर हम लोग सुनील जी। देखिए, बिल्कुल मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ। देखिए, बीजेपी का फिर दूसरा मकसद यहाँ पर ये है कि जम्मू कश्मीर में वो अपने बलबूते पर सरकार बनाए, लेकिन अपने बलबूते पर कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत सके। देखिए, पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, यहाँ पर 25 सीटें वो जीतने में जो है सफल रहे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जमीन तैयार की कि किस प्रकार से और अधिक सीटें जीती जा सके। देखिए, कश्मीर घाटी में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। हालांकि पिछले जो जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे वो 3 जगहों पर उनके जो प्रत्याशी जीते थे, एक मध्य कश्मीर में, एक उत्तरी कश्मीर में, एक दक्षिण कश्मीर में। कहीं ना कहीं एक मोरल बूस्टर था। लेकिन बीजेपी का ये प्रयास था कि जम्मू संभाग के वो क्षेत्र जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, यानी कि जहां पर मुस्लिम आबादी काफी अधिक है, जहां पर वो जीत नहीं पाते हैं, उन सीटों को कैसे जीता जा सके। उसी प्रकार कश्मीर घाटी में जो है किस प्रकार अपनी सीटें जो है और मतलब अपना खाता खोला जा सके, ये बीजेपी का लक्ष्य है। तो इसमें बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। देखिए, सबसे पहले परिसीमन की प्रक्रिया हुई और परिसीमन की प्रक्रिया में हमने देखा कि किस प्रकार जो मैंडेट था परिसीमन आयोग के पास कि 7 सीटें बढ़ानी होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले यहाँ सदस्य थे 87। उसमें से चूंकि लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है तो उसकी 4 विधानसभा की सीटें थी वो अब हटा दीजिए 83 पहुंच गई थी। अब 7 सीटें अधिक जुड़ चुकी हैं और ये आंकड़ा अब 90 तक पहुंच चुका है। 90 सीटें हैं, 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। और साथ ही में जो परिसीमन आयोग है उन्होंने सिफारिश की है कि 2 सीटें जो है ऑन नॉमिनेशन बेसिस यानी कि मनोनीत की जाए विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से, एक पुरुष एक महिला।
उसी प्रकार से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, परिसीमन आयोग ने ये भी सिफारिश की है कि उस समुदाय से भी जो है उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, उनको भी नॉमिनेट किया जाए। हालांकि नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन सिफारिश जरूर की गई है। तो अगर ये मान लीजिए 2 कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य रहेंगे और अगर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित लोग हैं, हालांकि उनकी मांग तो है 8 सीटों की, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि उनके लिए कितनी सीटें रखी जाती हैं। अगर फर्ज कर लीजिए 3 सीटें भी रखी जाती हैं तो ये 5 सीटें जो है मनोनीत की जाएंगी, यानी कि नॉमिनेशन बेसिस पर रहेंगी। और जो सुगबुगाहट है कि इनको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे विधानसभा में, यानी कि ये 5 सीटें सीधा जो भी वो सरकार बनाने में सक्षम रहेगी पार्टी, उसकी झोली में ही जाएंगे। तो ये एक रणनीति है। दूसरी रणनीति थी, देखिए हमने जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ एक समय पर हाशिए पर आ गई थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर उनका काफी वर्चस्व था। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसके जरिए वो बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमने देखा कि बीजेपी पिछड़ती गई और फिर 2014 में बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला ढूंढा। वो फॉर्मूला क्या था कि देखिए आपको ब्राह्मण जो है, हालांकि एक बार वो मायावती के साथ भी चले गए थे, लेकिन जो पारंपरिक ढंग से अगर हम देखें ब्राह्मण, हाँ, यूपी में अक्सर कहा जाता है कि ये भाजपा के कोर वोटर्स में गिना जाता बिल्कुल। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही फॉर्मूला जम्मू कश्मीर में रिपीट किया जा रहा है। मैं अब जैसे यूपी में देखिए कि ब्राह्मण, राजपूत हो या जो बिजनेसमैन का तबका है, वो माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर रहा है पारंपरिक तौर पर। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बीजेपी को वोट नहीं देते थे, दलित समुदाय के लोग वो बीजेपी को वोट नहीं देते थे। तो रणनीति क्या बनी? रणनीति बनी नॉन यादव ओबीसीज पर फोकस किया जाए, यानी कि गैर यादव ओबीसीज पर फोकस किया गया और दलित समुदाय में गैर जाटव जो दलित समुदाय है, यानी कि नॉन जाटव दलित कम्युनिटी है, उस पर फोकस किया गया। क्योंकि जाटव समुदाय से हमें पता है कि मायावती जी आती हैं और यादव समुदाय का में दबदबा मुलायम सिंह का रहा है। तो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत फोकस किया नॉन यादव ओबीसीज पर और नॉन जाटव दलित पर, और वो जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं सफल भी रहा। ओबीसीज ने भी भारी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो किस तरफ जा रहे हैं? देखिए अब क्या है, देखिए जो कश्मीरी भाषी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहां पर बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। अब बीजेपी ने सोचा कि देखिए हिंदू समुदाय के वोट तो वो उनको मिल सकते हैं और मिले भी हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अब मुस्लिम समुदाय के वोट कैसे पाए जाए, तो अब उन्होंने फोकस किया कि नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स पे फोकस कीजिए, यानी कि गैर कश्मीरी मुस्लिम्स पे, जिसमें गुजर, बकरवाल समुदाय के लोग हैं, अब पहाड़ी समुदाय के लोग हैं। तो ये अब वही फॉर्मूला दूसरे तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में उसको लागू किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो असर पड़ा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति को राजनीतिक आरक्षण मिलने का जो है रास्ता साफ हो गया। देखिए देश भर में जहां जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी है वहां पर उनको राजनीतिक आरक्षण मिलता है, विधानसभा में उनके लिए सीट्स जो है वो आरक्षित रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति को ये अधिकार यहां पर नहीं था, यानी कि उनको राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता था। तो अब जहां पर गुजर बकरवाल समुदाय को लुभाने में बीजेपी लग गई, उनको कहा गया कि देखिए हम आपको राजनीतिक आरक्षण दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो केंद्रीय कानून है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के जो वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए जो कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं थे अनुच्छेद 370 के कारण, वो भी अब लागू हो रहे हैं। चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो या SC/ST एक्ट जो एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है वो यहाँ पर लागू हुआ है, जो दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो यहाँ पर लागू होगी। और साथ ही में अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से 4 अक्टूबर को अमित शाह ने जो अनाउंस किया, आप उसकी बात कर रहे हैं शायद? नहीं, मैं उससे पहले एक बात बता रहा हूं कि हाल ही में अभी क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा नहीं है, यहाँ की 4 राज्यसभा सीटें होती हैं लेकिन वो खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा इस समय नहीं है, क्योंकि जो विधायक है उन्हीं को ही वो 4 सदस्य जो है राज्यसभा में भेजने हैं। तो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। गुजर समुदाय के गुलाम अली खटाना साहब को मनोनीत किया गया राज्यसभा के लिए और कहीं ना कहीं बीजेपी ने गुजर समुदाय में अपने जो है उनका दिल जीतने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और साथ ही में अभी हाल ही में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए, जम्मू संभाग भी आए, कश्मीर घाटी भी आए, और जानबूझकर ये कोई मतलब ये इसमें एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति हमें समझने की आवश्यकता है कि राजौरी जिले को चुना गया जम्मू संभाग में और कश्मीर घाटी में बारामूला जिले को चुना गया, क्योंकि राजौरी पुंछ जिला जो है यहाँ पर जनजातीय आबादी काफी ज्यादा है
गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, और पहाड़ी समुदाय की काफी समय से मांग थी कि उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, और इसको लेकर कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट तो गृह मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस GD शर्मा जो कमीशन है, जो आयोग है जिसकी स्थापना मोदी सरकार ने की थी, जो उनकी सिफारिशें हैं वो लागू होंगी, और उनकी सिफारिश थी कि पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। लेकिन इसके साथ ही काफी ये जो 4 अक्टूबर को अमित शाह का अनाउंसमेंट था कि तीनों जातियों को हम अनुसूचित जनजातियों में लेकर आएंगे, ट्राइबल स्टेटस में लेकर आएंगे, पहाड़ी, गुर्जर और बकरवाल समुदाय को। लेकिन इसके बाद ये भी खबरें आने लगी कि एक क्लैश देखने को मिला, जो मतलब ये क्लैश था गुर्जर समुदाय का कि पहाड़ी लोगों को शामिल किया जाएगा, जी बिल्कुल, तो हमारा हिस्सा मारा जाएगा। एक वो जो आरक्षण को लेके एक लंबी बहस छिड़ी है, वो वहां पर भी एक्सटेंड हो जाती है कि हमारा हिस्सा मारा जाएगा वाली बहस। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, मैं जुनैद साहब के पास भी आऊंगा। मैं इसमें एक छोटा सा बिंदु ऐड कर दूं अपना, प्लीज सर। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि गुर्जर बकरवाल समुदाय जो है पहले से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के तौर पर दर्ज है। 1991 में उनको ये दर्जा मिला था, लेकिन पहाड़ी समुदाय को ये दर्जा नहीं मिला था। उनकी काफी समय से मांग थी, उनको ये मिल गया, लेकिन अब इसके कारण गुर्जर और बकरवाल समुदाय में थोड़ी नाराजगी भी सामने आ रही है। पड़ा था कि आपका 1% हिस्सा भी कम नहीं होगा। अब सवाल उठ रहे हैं दो। एक तो परिसीमन पे जो ये बात हो रही है, बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब ये आपको हर चुनाव में हर पार्टियों के अपने अपने आरोप होते हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठाती हैं पार्टियां अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कि ईवीएम नहीं चली तो ये था तो वो था। तो यहाँ पे चल रहा है कि साहब आपने जम्मू की 6 सीटें आपने दे दी जो हिंदू बहुल हैं ताकि बीजेपी को फायदा होगा। इस तरह के आरोप सुनने में आ रहे हैं। और कश्मीर के हिस्से में एक आई है जो मुस्लिम बहुल है, तो वो बीजेपी का नंबर गेम वहां पर शायद थोड़ा सा मजबूत हो जाए। अब यहाँ पे बात एक दूसरी ये भी है, इसके साथ लेयर ये भी है कि देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन अभी रुका हुआ है, और चूंकि 370 एब्रोगेट किया गया था, एब्रोगेशन के बाद नए तरीके से चुनाव होना था, तो वो कह रही हैं कि 2026 तक पूरे देश में रुका हुआ है, तो यहाँ पर आपने क्यों किया, लद्दाख अलग कर लिया तो बाकी विधानसभा सीटों पे करवा लेते चुनाव, जो ये तरीका था। और इसके साथ ही जुनैद जी सवाल ये भी उठ रहा है कि जो नए वोटर आए हैं इस परिसीमन से, और नई व्यवस्था, नई विधानसभाएं, और जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक जो परिवर्तित स्वरूप है वो दिख रहा है, वो फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब जो आरोप लग रहे हैं, क्या वस्तुस्थिति क्या है? जैसे आपने कहा परिसीमन को लेकर आपने कहा, तो परिसीमन का जहां तक ताल्लुक है, जो परिसीमन 1996 में हुआ उस परिसीमन को लेकर भी आज तक सवाल उठाए जाते हैं। उस परिसीमन के ऊपर भी सवाल उठाए गए। उसके बाद वो परिसीमन 1998 में आकर कंक्लूड हुआ। 2 सालों में क्या कुछ उस परिसीमन को लेकर उस समय भी ये कहा गया कि राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से परिसीमन कराया, और जो सीट जिस तरीके से उनको ठीक लगी उस तरीके से उन्होंने वो सीट बनाई। ये सब परिसीमन को लेकर कहा गया है। अब इस बार जो परिसीमन आयोग ने काम किया उसको लेकर ये कहा जा रहा है जी कि 6 सीटें जो जम्मू संभाग में बढ़ाई गई हैं, इन 6 सीटों का सीधा सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन जब आप ग्राउंड पर आते हैं तो आपको ग्राउंड पर ही नजर आता है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, तो जम्मू में 2 से 3 सीटों के ऊपर आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 3 सीटों के ऊपर फिर भी आपको ये देखना है कि वहां पर वोटर वोट किसको डालते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि जिस दिन वोटर ने ईवीएम का बटन दबाने के लिए जाना है, वो ईवीएम का बटन दबाते समय उसकी कंसिडरेशंस क्या होंगी। ईवीएम नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने आपको कहा राजौरी पुंछ के इलाके में सीट्स बढ़ाई गई हैं, डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके में सीट्स बढ़ाई गई हैं। तो ट्रेडिशनली डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके में बीजेपी और अन्य दलों के बीच में मुकाबला रहा है। और अगर आप हाल फिलहाल 2014 की बात करेंगे तो डोडा की सीट बीजेपी के पास थी, भद्रवाह की सीट बीजेपी के पास थी, किश्तवाड़ की सीट बीजेपी के पास थी, इंद्रवाल छोड़ के रामबन की सीट बीजेपी के पास थी, बानिहाल की सीट बीजेपी के पास नहीं थी। तो बानिहाल और इंद्रवाल छोड़ के बाकी सारी सीटें डोडा की ऑलरेडी बीजेपी के पास थी। और अब जो नई सीटें बनाई गई हैं, संभवतः उन सीटों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत नजर आ रही है, जो नई सीटें भी वहां पर क्रिएट की गई हैं। इसी तरीके से अगर आप राजौरी पुंछ के इलाके में आएंगे तो 2 सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर आपको बीजेपी बड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन बाकी जितनी भी सीटें हैं उन सीटों पर आपको समीकरण जैसे हैं, जैसे थे वैसे ही नजर आएंगे। कोई फर्क, कोई तब्दीली उसमें आपको नजर नहीं आएगी। अब जब कल पहाड़ी समुदाय के लोगों को
एसटी स्टेटस मिलता है, उनके एसटी स्टेटस के मिलने के बाद ये देखना होगा कि गुज्जर बकरवाल समुदाय करता क्या है। ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल समुदाय ने ये कहा है कि अगर एसटी जो 9% हमारा है, अगर इस हिस्से में से काट के पहाड़ी समुदाय को कुछ भी दिया गया तो उसके राजनीतिक तौर पर नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। हालांकि ये अपने आप में बयान जो है वो असमंजस में डालने वाला है। असमंजस में डालने वाला बयान इसलिए है क्योंकि जहां तक आप गुज्जर बकरवाल वोटरों को देखेंगे, गुज्जर बकरवाल ट्रेडिशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोटर रहा है। आप कंगन की बात करें, गांधरबल में लार्जली एसटी लोग वहां पर रहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव जीतती है। आप राजौरी पुंछ के इलाके में चले जाएं, पीडीपी भी मिलेगी आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मिलेगी आपको, कांग्रेस भी मिलेगी आपको, तीनों दलों को वोट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार एसटी, सबसे ताकतवर एसटी सीट कालाकोट की जो है पिछली बार 2014 में अब्दुल गनी कोहली ने जीती। अब्दुल गनी कोहली खुद गुज्जर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो वो सीट उन्होंने जीती है। लेकिन क्या 9 की 9 सीटें वो रिटेन कर पाएंगे जो राजौरी पुंछ के इलाके में है? ये सारी वो चीजें हैं जो ठीक ईवीएम का जिस दिन बटन दबाना होगा उस दिन पता चलेगा। और ये जो नए वोटर्स को लेके जो एक नए वोटर्स को लेके एक लंबे समय से वहां चल रहा है, जब से नए वोटर्स का ये ऐलान हुआ 1-2 महीने पहले कि बाहरी लोग भी वोट दे सकेंगे, सुरक्षा बल के लोग भी वोट दे सकेंगे और आपको वो देने की जरूरत नहीं है, डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर स्थानीय जो राजनेता हैं जम्मू कश्मीर के, जो लोकल पॉलिटिक्स है, इन चीज़ों को लेकर इस पूरे डेवलपमेंट को लेकर कितना अफेक्टेड महसूस कर रही है? लेकिन जहां तक स्थानीय जो वोटर्स को लेकर आपने कहा, हृदेश कुमार सिंह चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 लाख के करीब नए मतदाता ऐड हो सकते हैं। और उसमें उन्होंने साथ में ही एक और बात जोड़ दी। उन्होंने कहा कि वो लोग जो टेम्पररी तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, वो लोग भी अपने आप को मतदाता के तौर पर जम्मू कश्मीर में रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनली रहा है। कश्मीर घाटी की जितनी भी राजनीतिक दल है, फौरन उन्होंने स्टेटमेंट के ऊपर दे लैच्ड ऑन इट, और लैच करने के बाद उन लोगों ने फौरन कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी, ये तो बाहर के लोगों को यहाँ पर वोट का अधिकार दे रहे हैं, ये तो कल फौज के लोगों को अधिकार देंगे, ये तो सीआरपीएफ के लोगों को अधिकार देने वाले हैं, और ये फौज से वोट डलवाएंगे और कश्मीर घाटी से चुनाव जीतेंगे। ये बातें उन्होंने कही। उसके बाद हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाजाब्ता अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स निकालकर ये क्लैरिफाई किया कि नॉन लोकल वोटर्स का मतलब हो गया कोई भी भारतीय नागरिक जो अपनी जिस भी स्थान से वो आया हुआ है, चाहे वो हिमाचल का है, महाराष्ट्र का है, छत्तीसगढ़ का है, अगर वो जम्मू कश्मीर में है और अपने इलाके में अगर वो वोटिंग राइट छोड़ देता है तो ही जाकर उसको जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में जहां तक इलेक्टोरल वोटर आई कार्ड का ताल्लुक है, लोग वो ये आई कार्ड बनाने के लिए जितना समय लगाते हैं और जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है, उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात इलेक्शन को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी कहा जी कि लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर में तभी रजिस्टर कर पाएंगे जब वो अपनी जहां ओरिजिनली वो रहने वाले हैं वहां अपने आप को वोटर लिस्ट से बाहर करवाते हैं। अशरफ जी, मैं आपके पास आता हूं कि ये जो बीजेपी को लेकर और बीजेपी के प्लान को लेकर जो बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक ये बात भी है कि बीजेपी, मतलब जैसा भी आप लोगों ने बताया भी मुझे कि बीजेपी शायद अपनी सरकार ना बना पाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन बीजेपी एक लार्जर पार्टी बन के ज़रूर उभरना चाहती है। तो क्या बीजेपी का जो पूरा प्लान है कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके, वहाँ पे बीजेपी क्या वहीं पे रुक गई है कि हमें अधिकतर सीटों पे जीत दर्ज करनी है, भले ही हम बिना अलायंस के सरकार न बना पाएँ, स्टैंड अलोन सरकार न बना पाएँ, या अलायंस वगैरह की इन सब चीज़ों की कोई बात सुनाई भी दे रही है? वहाँ पे क्या हो रहा है? बलबूते पर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकती। अब पता नहीं, वो एक हवा थी और वेव थी, मोदी वेव 2014 में, जिसके चलते बीजेपी को इतनी सीटें जम्मू कश्मीर में भी मिली। लेकिन अब जो जमीनी आकलन बीजेपी ने खुद करवाया है, उससे साफ पता है कि जम्मू में उसे सीटें मिलेंगी, कश्मीर में नहीं मिलेंगी, पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलेंगी। जहां जो सीटें परिसीमन में उन्होंने इस गर्ज से बढ़ाई थी कि शायद उन्हें वो सीटें मिलेंगी, वो भी उनको मिलनी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा राजनीतिक दल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अभी सुनील बोल रहा था कि गोजर जो है वो वोट बैंक रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक रहा है, बल्कि जो कद्दावर नेता है, सामाजिक नेता है गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी के, वो लीडर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और अगर उनको जो ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट
देने की बात एक लॉलीपॉप के शक्ल में सरकार दिखाना चाहती थी पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल लोगों को, वो भी अब समझ गए उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि जब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में था और ये एक बहुन राज्य था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये सब जो चाहे पहाड़ी लोग थे, चाहे वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहते हैं, चाहे वो लोग जो एलओसी के पास रहते हैं, बाज़ाब्ता सरकारी नौकरियों में भी उनको रिजर्वेशन था, मेडिकल कॉलेजेस में भी इनको रिजर्वेशन था, और हर जगह पर जो है केंद्र में जिस अंदाज से शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिजर्वेशन है उससे कुछ ज्यादा ही थी। यहाँ तक कि बैकवर्ड क्लास एक रिजर्वेशन यहाँ पर हुआ करती थी कि जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां पर साधन नहीं है लोगों के पास अच्छी पढ़ाई के, अच्छी शिक्षा के, उनको भी रिजर्वेशन बाज़ाब्ता दिया जाता था, जिसमें पहाड़ी लोग भी शामिल होते थे जम्मू कश्मीर में जब एक राज्य था। तो अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहाड़ी लोग जो हैं, जो जिसको बैकवर्ड क्लास कहा जाता था जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 था, वो कहीं ना कहीं अब रिजर्वेशन से 370 के हटने के बाद जो है किनारा कर गए और उनको वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और बीजेपी शुरू से ही उनको ये पता था कि वो अपने बलबूते पर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाएगी, खासतौर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। तो उन्होंने कोशिश की कि न तो उनकी बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वो तो साफ इनकार कर गए बीजेपी से बनती है उनकी, और ना ही महबूबा मुफ्ती से तो गठबंधन किया था, उनसे भी नहीं बनती। हाँ। अब एक प्रयोग के तौर पर जो यहाँ पर कुछ जानकारों का कहना है कि जो गुलाम नबी आजाद की एंट्री हुई है जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नई पार्टी के तौर पर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, शायद वो कहीं ना कहीं जो है उसको पुश करने में बीजेपी की एक योजना है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने खुले तौर पर भी कहा, और उनके कई सारे लोगों का कहना ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल गुलाम नबी आजाद खुद जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते थे। तो जो गुलाम नबी आजाद की पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है उसमें अधिकतर नेता जो हैं वो कांग्रेस से ही आए। जो कांग्रेस के लीडर थे जम्मू कश्मीर में, उसी कांग्रेस में तोड़ हो गई, और अगर गुलाम नबी आजाद वोट काटेंगे तो माना जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट काट पाएंगे, ना पीडीपी का, क्योंकि उन दो पार्टियों में से कोई बड़ा नेता या बड़ा चेहरा गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो कांग्रेस का वोट जो है वो डिवाइड हुआ है, उसका ज्यादा नुकसान जो है जम्मू में होगा कांग्रेस को, कश्मीर में तो उतना नहीं होगा। कश्मीर में या तो आजाद को मिलेगा या तो फिर कांग्रेस को वापस मिलेगा। तो जाहिर है कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में नई बनने वाली सरकार में अपनी अंदर खाने में क्या चर्चाएं चल रही हैं अशरफ जी? अंदर खाने में ये चर्चा चल रही है कि दरअसल अब कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी और बीजेपी भी समझ गई है कि फारूक अब्दुल्ला के बगैर उनके पास कोई और लीडर जम्मू कश्मीर में नहीं है। उसके साथ उनको गठबंधन करना पड़ेगा, चाहे फिर वो चुनाव से पहले करें या चुनाव के बाद करें। और क्योंकि आपको याद होगा जब 1996 में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से आतंकवाद से पीड़ित था, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं चल रही थी, जम्मू कश्मीर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, सब कुछ जो है यहाँ पर मिलिटेंटों के हाथ में था, यहाँ सरकार भी वही चलाते थे। तब केंद्र में न सिर्फ प्रधानमंत्री तब एच.के. देवगौड़ा बल्कि जितने भी बड़े कदावर नेता थे वो फारूक अब्दुल्ला के पास आए, उनके पैर पकड़े, कहीं से कश्मीर को संभालो। वो तो एक इतिहास है और वो एक हकीकत है। और जम्मू कश्मीर में फिर तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में पार्टिसिपेट करके पहली सरकार जो है आतंकवाद के बाद जम्मू कश्मीर में 1996 में बनाई, और उसके बाद फिर वही सरकार जो है 2 बार आई, और उसके बीच में फिर पीडीपी बनी 2002 में, 99 में बनी थी, और वो भी कांग्रेस से निकली थी। फिर पीडीपी और ये उस पर भी आरोप लगे कि पीडीपी को आईबी ने खड़ा किया है और केंद्र सरकार ने खड़ा किया, तो फिर उनके बीच में रही। अब तीसरा प्लेयर इसमें आ गया गुलाम नबी आजाद की पार्टी। लेकिन जितना पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिल रहा है, या जो अब जितने मैच्योर कश्मीर के लोग भी हो गए हैं, क्योंकि जो 90 में पैदा हुए वो वोटर हैं, तो वो भी ये सब राजनीति समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना तो साफ है कि बीजेपी अपनी बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएगी। वो उसका आकलन कर चुकी है, वो उसकी सुबगाहट देख चुकी है। उन्हें जम्मू कश्मीर में अब अगर किसी पर भरोसा है तो पीडीपी के से उन्होंने बड़े अपने दांत खट्टे कर दिए ऑलरेडी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शायद वो उनको बिना शर्त के भी समर्थन दे सकते हैं अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, कोई सरकार नहीं होती। चलिए आखिरी स्ट्रेच है बातचीत का, और मैं एक घटना का जिक्र करूंगा। 3 अक्टूबर की रात डीजी जेल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी जेल हेमंत जी का मर्डर होता है, और आरोपी हैं उनके घर के हाउस हेल्प। और
इस मर्डर के साथ ही एक ऐलान सामने आता है, एक संगठन का ऐलान है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लश्कर तैयबा का हेल्प ग्रुप है और इंडिया का एक्सटेंशन है। वो कहते हैं कि ये अमित शाह को हमारा तोहफा है, वो मर्डर, डीजी जेल का मर्डर। क्या इस तरह की घटनाएं, जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इस तरह की घटनाएं, इस तरह के ऐलान जो चल रहे हैं, और यही घटना नहीं, इसके आसपास बहुत सारे, अगर आप पिछले 3-4 महीनों का घटनाक्रम देखें तो इसके आसपास बहुत सारे मर्डर, बहुत सारी टारगेटेड किलिंग्स और बहुत सारी धमकियां, बहुत सारा कुछ कश्मीर में होता रहा है। तो क्या चीज़ें कहीं ना कहीं स्लिप आउट हो रही हैं जब सेंटर सब कुछ ओवरसी कर रहा है जिस समय वहाँ पे, तो क्या चीज़ें हाथ से स्लिप आउट हो रही हैं? बिल्कुल ये इत्तेफाक भी नहीं कह सकते, क्योंकि गृह मंत्री के कश्मीर दौरे के दौरान जो ही वो जम्मू में लैंड होते हैं 2 की शाम को और 2-3 की शाम को, उसी शाम के कुछ घंटे बाद जो है हेमंत कुमार लोहिया का मर्डर होता है। हेमंत कुमार लोहिया एक मामूली इंसान नहीं थे, वो सीनियर मोस्ट पुलिस अफसर थे जम्मू कश्मीर के। 1992 के आईपीएस बैच के आईपीएस अफसर थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर जो है जम्मू कश्मीर में कार्यरत रह चुके हैं। उसके बाद डेपुटेशन पे गए बीएसएफ पे, और उसके बाद वापस इसी साल फरवरी में अब उनको ये कामकाज डायरेक्टर जनरल डीजी प्रिजनर्स का दिया गया था, जब जेल एक शक के दायरे में था। क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले जेलों में ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हुआ था, जहां पर श्रीनगर सेंट्रल जेल में बाज़ाब्ता कुछ आतंकी संगठनों ने और मिलिटेंट ग्रुप्स ने एक नेक्सस बनाया था, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर जो बंद है उनकी बातचीत होती थी अपने काकाओं से, वहां पर एग्जीक्यूट प्लानर्स होते थे। और उसके बाद बहुत बड़े 2 आतंकी जो हैं श्रीनगर सेंट्रल जेल से जब पेशी के लिए जा रहे थे, भाग गए। उसके बाद वो काफी देर तक एक्टिव रहे। उसके बाद पूरे जेल सिस्टम को मुराहल किया गया जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से। और उसके बाद ही जो है हेमंत कुमार लोहिया को यह जिम्मा दिया गया था डीजी प्रिजनर्स का, और उन्होंने काफी सुधार उसके बाद भी लाए। खासतौर से उसमें यह था कि जितने भी विदेशी आतंकी जम्मू कश्मीर के अलग अलग जेलों में हैं उनको शिफ्ट बाहर किया जाए, तो काफी सारे सुधार जो लाए उनके। तो उस बीच जो है इतने महत्वपूर्ण वो सिक्योरिटी एतबार से जम्मू कश्मीर के लिए एक अफसर थे, और उनका कत्ल उस दिन होना जिस दिन होम मिनिस्ट्री यहाँ पर हो, फिर उसके बाद टीआरएफ की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेना, वो कई सवाल खड़ा करता है। और अभी भी जो है, जो यासिर अहमद जो जिस पर ये आरोप है, ये हत्या का जो नौकर था डीजी प्रिजनर्स का, उनकी से तो भी पूछताछ चल रही है, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि पूछताछ में क्या हुआ है। और दूसरी दिलचस्प बात है, जिस दिन गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर कश्मीर की तरफ आए, बीती रात 5 लोग मारे गए। खबरों में तो गृह मंत्री की रैली वगैरह चल रही थी। एक तो 2 मुठभेड़ें शोपियान में हुई, वहां पर 4 मिलिटेंट मारे गए और एक मिसफायर हुआ एक सुरक्षा कर्मी की तरफ से, वहां पर एक मारा गया। 5 लोग उस दिन भी मारे गए कश्मीर में आतंकी हिंसा में। और उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है जम्मू में उससे पहले ब्लास्ट हुए। उधमपुर में गृह मंत्री की यात्रा से कुछ देर पहले यहाँ एक पुलिस पार्टी पर अटैक हुआ, जिस पर पुलिस ने कहा कि जो 4 तारीख की मुठभेड़ में मारे गए आतंकी थे वही उस अटैक में शामिल थे। और उसके बाद जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दल, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि मिलिटेंट संगठन भी ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में अभी भी उनकी मौजूदगी है और अपने विल के हिसाब से किसी भी टारगेट को जो है अटैक कर सकते हैं और कोई भी टारगेट चुन सकते हैं। जुनैद जी, क्या अभी मैं बहुत ब्रीफ कमेंट लूंगा, फिर हम लोग अगले सत्र की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही महीन तरीके से क्या मिस हो रहा है सेंट्रल एजेंसी से कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को स्टेबल करने के लिए? क्या मिस हो रहा है जिसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाना जरूरी है? देखिए, जहां तक केंद्र सरकार का ताल्लुक है, कुछ चीजें केंद्र सरकार की प्रशंसनीय हैं, जिसकी प्रशंसा करनी बनती है। पहली बात तो इस चीज की प्रशंसा करनी है कि अलगाववादियों को लेकर एक क्लियर कट स्टैंड है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अलगाववादियों से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान परस्त लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी, अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाले लोगों से कोई बातचीत नहीं होगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस समय ये है कि आपके सिविल सचिवालय और आम आदमी के बीच में दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं कि सिविल सचिवालय में कौन है, और सिविल सचिवालय को पता ही नहीं कि आम आदमी की दिक्कतें और परेशानियां क्या हैं।
नंबर एक। नंबर दो चीज, आपने अकाउंटेबिलिटी थानों में तो इंश्योर करी हुई है कि आपने थानों में नए एसएसपी लगवा दिए, आपने बहुत कुछ नए लोग लगा दिए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सेटअप के वो तमाम लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, जो सालों से आतंकवाद की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जिन लोगों ने आतंकवाद का वो दौर देखा है जब जम्मू कश्मीर में कैजुअलिटीज का फिगर देखिए, आतंकियों के मरने का फिगर देखिए, या फौज की शहादतों का नंबर देखिए, वो बहुत हाई होता था। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, आपने उनको मैदान से बाहर करके रखा है। और उसके बाद आतंकियों को लेकर, आतंकी हमले तो कम हुए हैं, लेकिन यह मानना होगा कि अब आतंकियों के हमले बहुत सटीक है, सटीक तौर पर वो अब हमला करते हैं। यानी उन्हें कहीं पर भी अगर अटैक करना है, टारगेट उन्होंने चुन लिया है। टारगेटेड किलिंग हो रही है, मतलब ये बात से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है समुदाय, और वो जिसको चुनते हैं उसको वो टारगेट करते हैं। मतलब अगर वो कश्मीरी पंडित समुदाय से किसी को चुनते हैं तो उन्होंने टारगेट चुन लिया है, टारगेट चुनने के बाद वो निशाना भी बना रहे हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर सरकार की दिक्कत ये है कि जितने लोकल ऑफिसर्स यहाँ पर थे, उन तमाम लोकल ऑफिसर्स को साइडलाइन कर दिया गया है, और जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं वो नए जरूर हैं, बड़ा विगर है उनमें, बड़ा दम है उन लोगों में, बड़ा जोश है उन लोगों में, लेकिन अगर जोश से ही सब कुछ चलता होता तो फिर एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत कहीं भी नहीं होती। आप न्यूज रूम से लेकर सरकार के उच्च पदों तक हर जगह आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, हर जगह आपको उन लोगों की जरूरत है जिन लोगों ने आतंकवाद के साथ लोहा लिया है, लंबे वक्त तक लड़ते रहे हैं, उन लोगों को आपको एंगेज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री बारामुल्ला में रैली को संबोधित कर रहे थे, जम्मू में जम्मू बेस्ड सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं वो इस समय धरने पर बैठे हुए थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के वो सरकारी कर्मचारी जो कश्मीर घाटी में काम करते हैं वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग जम्मू संभाग से और बाकी संभागों से पिछले इतने सालों से 2010 के बाद कम से कम आप यूं कहिए 11 साल जिन लोगों ने वहां पर नौकरियां की और कोई दिक्कत और कोई परेशानी उनको नहीं हुई, अचानक वो लोग अपने आप को वहां पर गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वहां से वो जम्मू की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि उन सरकारों के अधीन, उन सरकारों की सुरक्षा के भरोसे के अधीन रह रहे लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने जीवित हैं, कितने कम डरे हुए हैं, कितना खुलकर सांस ले रहे हैं, कितना खुलकर जी रहे हैं। जिस तरह हमारी संवैधानिक संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है कि वो संवैधानिक मूल्यों और सारी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सुचारू रूप से, तमाम नियमों के तहत सुचारू रूप से पालन करता बनाए रह सकें। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और चलेंगे नेता नगरी के अगले सत्र की ओर। नेता नगरी के सत्र में जवाबदेही जिसका नाम है, और इसमें हम आपके सवाल और उस पे अपने जवाबों से आपको अवगत कराएंगे। क्या क्या पूछ रहे हैं आप और कितना पूछ रहे हैं आप, इन सब पे हम बड़ा अलग के कुछ सवाल निकालते हैं। कुछ सवाल बड़ा, आज जैसे सवाल निकालने के पहले शिवेंद्र जो प्रोड्यूस करते हैं शो, हम लोग थोड़ा सा यार ये भी सवाल लिया जाए, वो भी सवाल लिया जाए, तो करते करते हमने थोड़े सवाल छांटे और आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए किसका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि के लिए एक प्रोग्राम अड़ोस पड़ोस शुरू किया जाए, कैसा रहेगा? पंजाबी, बंगाली और बिहारी लोग इसमें बड़ी रुचि लेंगे। आप निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से जन सेवा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। राजेश पुरी जी का सवाल है। राजेश पुरी जी, पहले तो सारी सराहनाओं के लिए आपका बहुत सारा आभार। और अड़ोस पड़ोस कार्यक्रम, नाम पहले तो आपने अच्छा दिया है और हम अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी हम एक प्रोग्राम ऑलरेडी कर रहे हैं जिसका नाम है दुनियादारी, ठीक है। और जिस आप साउथ एशिया के जिस नेक्सस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इसमें एक दो चीज़ें आप भूल रहे हैं, जैसे श्रीलंका आप भूल रहे हैं, जैसे आप अफगानिस्तान भूल रहे हैं। अगर आप साउथ एशियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो उसमें ये देश भूल रहे हैं हम। तो हाँ, हम ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम एक सेक्शन दुनियादारी चला रहे हैं जिसमें इनकी बड़ी घटनाओं को, इनकी बड़ी क्राइसिस को, इनसे जो भी संवाद हो रहा है इसको हम कवर करते हैं। जैसे श्रीलंकन क्राइसिस थी, हमने उसको कवर किया और अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान में जो भी हुआ, इमरान खान, बाजवा वगैरह, तो उसको भी हमने दुनियादारी में कवर किया, तो हो रहा है। बहरहाल इसको आइडिया को हम डिस्कशन के लिए रखते हैं, इस पर बातचीत करेंगे, देखेंगे कि क्या कितना कैसा मालूम होता है। सौरभ भैया नमस्कार। एक तो सौरभ छुट्टी पे हैं,
ठीक है, मेरा नाम सिद्धांत है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर सकूं। कृपया एक दो हिंदी पुस्तकों के भी नाम बताया कीजिए ताकि हिंदी की भी नई और अच्छी पुस्तकों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। मूरत सिंह का सवाल है। हाँ मूरत, मैं अगर आप मुझे बताना हो हिंदी की 2 किताबें जो आपको पढ़नी चाहिए, मतलब वो कविता नहीं होगी, वो उपन्यास है, लेकिन मुझे लगता है वो सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी भी फेवरेट है, इसलिए हो सकता है मेरा झुकाव ज़्यादा हो। एक है दीवार में खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है ये, और दूसरा है राग दरबारी, शिलाल शुक्ल का लिखा हुआ। मतलब ये 2 किताबें जिनका नाम मैंने गिनाया, ये 2 ऐसी किताबें हैं जिनको मैंने कई बार पढ़ा है। जैसे अगर आप पंचायत सीरीज जिन्होंने देखी होगी तो उनको पता होगा कि किस तरह का प्लेफुल माहौल उस पूरे गांव में है, कितने इक्वेशंस बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। राग दरबारी उसको जो है, जो पंचायत में दिख रहा है, उससे और ज़्यादा बड़ा एम्पलीफाई करके रखता है। और राग दरबारी भयानक सार्केज़म, भयानक फन, और मतलब फन एक सस्ता शब्द भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन इन सारी क्वेश्चन से भरपूर भरा हुआ है। और दीवार में खिड़की रहती थी, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार उपन्यास ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, इतना जादुई भी लेखन हो सकता है हिंदी में। ये अद्भुत काम है। मतलब ये 2 किताबें तो फौरी तौर पे मैं आपको सुझाना चाहूँगा। अगला सवाल चलते हैं। रेहान शर्मा का सवाल है कि हिंदी कविताओं पर लिखी गई किताबों के बारे में जानकारी दीजिए। आपकी पसंदीदा कविता और कवि कौन है? हिंदी कविताओं पर लिखी गई किताबें, ये तो देखिए 2 सवाल है। ये तो कविताओं पर लिखी गई किताबों के बारे में या कविताओं की किताब। तो मैं कविताओं पर अगर आपका सवाल है तो मुझे लगता है सबसे ज़रूरी किताब है रामचंद्र शुक्ल की लिखी हुई हिंदी साहित्य का इतिहास। वो हिंदी साहित्य कब कैसे कितना इवॉल्व किया, इसको पढ़ना चाहिए। और उसमें हिंदी जो देश में जो समय समय पे हुकूमतें आईं, ब्रिटिश हुकूमत, मुग़ल हुकूमत, तमाम जो सत्ता परिवर्तन हुए, उससे हमारा साहित्य कैसे बदला, हमारी ज़बान जिसमें हम बात करते हैं वो कैसे बदली, उसमें कितने परिष्कार हुए, कितने परिवर्तन हुए, उसको समझने के लिए वो किताब एक अच्छा इंट्रेंस हो सकती है आपका। कविता और पसंदीदा कवि के बारे में अगर बताएं तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन आपका सवाल देखा तो मुझे कुछ नाम नोट करने पड़े कि मैं बहुत लंबी लिस्ट के चक्कर में ये न करूं कि आपको उबा दूं, इसलिए मुझे लगा कि कुछ जवाब दे दूं आपको कि जिनसे मुझे पसंद है। तुलसीदास मुझे बहुत पसंद है, रामचरितमानस तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा उनके पास बहुत सारा काम है और बहुत अच्छे से लिखी गई किताब है वो कविता की। आप उनका काव्य बहुत श्रेष्ठ काव्य है, पढ़ने लायक है, वो पढ़िए। कबीर मेरे फेवरेट हैं। कबीर मेरे इसलिए भी प्रिय हैं कि आपको जिस चीज़ का जवाब कहीं नहीं मिलता वो कबीर के पास मिलता है। इस पूरे झगड़े में खाने को ज़्यादा चाहिए, घर में रखने को ज़्यादा चाहिए, जेब में ज़्यादा पैसे चाहिए, अपने धर्म की श्रेष्ठता पर हमको बात करनी है, दूसरे धर्म की दिक्कत पे हमको बात करनी है, हमको यानी हमारे समाज को, हम इंसानों को। तो वहाँ पर कबीर बहुत सारी बातों के जवाब दे जाते हैं। कबीर को ज़रूर पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। मेरे जो पसंदीदा कवियों में उनका नाम है गालिब। गालिब का दीवान एक अच्छा एंट्रेंस हो सकता है आपका। दीवान का मतलब उनकी जो उनका जो चुना हुआ काम है उसका संकलन दीवाने गालिब आप उठाएं और आप पढ़ेंगे, उर्दू के जो कठिन शब्द आएंगे उनके भावार्थ आपको नीचे मिलते जाएंगे। मेरे पसंदीदा कवियों में मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, जिनकी बहुत मशहूर और लंबी कविता है अंधेरे में, उनका मैं नाम लूँगा, मेरे पसंदीदा कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह मेरे पसंदीदा कवियों में से एक हैं। रघुवीर सहाय, और मैं विष्णु खरे का भी नाम लूँगा, और वीरेंद्र दंगवाल, मंगलेश डबराल। मतलब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ये सभी इस दुनिया में नहीं हैं। और इन कवियों को पढ़ने का जिनकी उपलब्ध हों सबसे अच्छा तरीका है
मुझे लगता है कि आप इनकी प्रतिनिधि कविताएं खरीद लीजिए। प्रतिनिधि कविताएं गालिब की नहीं मिलेंगी, कबीर की नहीं मिलेंगी, तुलसीदास की नहीं मिलेंगी, लेकिन बाकी आपको शायद विष्णु खरे की भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अधिकतर कवियों की आपको प्रतिनिधि कविताएं ज़रूर मिल जाएंगी। तो प्रतिनिधि कविताएं पढ़िए, उनके जो चुने हुए काम है उनको पढ़िए, पलटिए, तो थोड़ी समझ बनेगी कि अमुक कवि कैसा है, उसकी कविताएं कैसी हैं, सोचने का तरीका कैसा है। नेता नगरी में अगला सवाल दत्तात्रेय पंसारे का। प्रिय सौरभ जी, नेता नगरी में सवाल पूछने के लिए 10वीं बार कोशिश कर रहा हूं। लल्लन टॉप को देश के एजुकेशन सिस्टम पर सीरीज शुरू करनी चाहिए, लोगों को असलियत पता चले, ये ज़रूरी है। थैंक यू दत्तात्रेय जी आपके सुझाव के लिए। हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड चैनल और एक प्रॉपर्टी रंगरूट चला रहे हैं, और रंगरूट पे हमने उत्तराखंड में यूके SSSC का जो आंदोलन हो, जो उसकी गड़बड़ियाँ हों उसको कवर करना हो, या MPPSC की जो गड़बड़ियाँ हों उसको कवर करना हो, हमने उसको मौके पे कवर किया है। और अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है तो हमें लिख भेजिए, हमारी टीम उस पर ध्यान देगी, उस पर अलग से काम करने की कोशिश करेगी। हम कंसीडर करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम का कौन कौन सा हिस्सा है जिस पे हमको अभी टाँकना और जिस पे बात करना ज़रूरी है। थैंक यू सर। अगला सवाल है आशीष का। नेता नगरी का ये वर्जन बेहतर है। संक्षिप्त में 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित किया गया है। सवाल ये है कि क्या सपा, बसपा, जदयू, TRS, श्रोमणी अकाली दल, DMK और AIADMK में वो दमखम नहीं रहा जो पहले होता था? ट्रिकी सवाल है, लेकिन जवाब इसका ट्रिकी नहीं है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी, ये राज्य की ये पार्टियां हैं इनको ही ले लीजिए, या जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब हम उनके वजूद पे और उनकी रिलीवेंसी पे और उनके दमखम पे, अगर आपकी भाषा में हम कहें तो दमखम पे चर्चा करें, तो हमें उनके वोट से ही नहीं देखना चाहिए, उनकी सरकार कितने साल बाद बनी इससे ही नहीं देखना चाहिए, उनकी सरकार नहीं बन रही है ये भी नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है इसके साथ जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है कि जो बड़ी पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं, राज्यों में और केंद्र में, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, वो पार्टियां इन पार्टियों को कितना और कैसे साधने की कोशिश कर रही हैं, कैसे इनके विधायकों को, बड़े नेताओं को अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रही हैं, या अपने भाषणों में इन पार्टियों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं या ऐसी दूसरी पार्टियां इन पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, उनको कितनी बार उन पर हमला कर रही हैं। अगर दमखम नहीं है तो हमला करने या उनसे जोड़ गठबंधन तोड़ करने की ये सब की ज़रूरत क्या है, ये एक सवाल बनता है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट होता है कि पार्टी कितनी ज़रूरी है, वो इलेक्टोरल सेटअप के लिए उस पूरे ढांचे में कितनी जगह उसको लेनी है और कितनी उस जगह की कितनी रिलेवेंसी है। मेरे ख्याल से इन चीज़ों से तय होता है। तो ये जवाबदेही का सेक्शन था। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। फुर्सत की सलाह में मैं जैसे कुछ दिन बाद आया हूँ नेता नगरी में, 1-2 हफ्ते सौरभ लगातार थे, तो अब जैसे जो मेरी लिस्ट है वो लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय था फिल्में देखने के लिए, मेरे पास ज़्यादा समय था किताबें पढ़ने के लिए। तो और मैं ऐसा रीडर और मैं ऐसा दर्शक हूँ कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें कई बार देखता हूँ। वो होता है ना, मतलब गाना कई बार देखते हो, कोई मूवी कई बार देखते हो, तो वैसा ही है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले आपको फिल्मों के बारे में बता दूँ कि, और जो देखा है मैंने उसके बारे में, पढ़ने के बारे में भी मामला यहाँ पे है। मैंने एक शानदार फिल्म देखी है जिसके बारे में जिस पे बहुत विवाद भी हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत मज़ेदार लगी, बहुत रोचक लगी। मज़ेदार तो गलत शब्द होगा। ब्लॉन्ड उसका नाम है। मर्लिन मुनरो जो अभिनेत्री थी, उनके ऊपर ये मूवी बनी है और ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। मर्लिन मुनरो के ऊपर एक उपन्यास लिखा गया था, एक कहानी लिखी गई थी और उस पर ये फिल्म आधारित है। तो अभी इस फिल्म पे ये डिस्कशन हो रहा है कि कितना फैक्चुअली सही है, कितना फैक्चुअली गलत है मर्लिन मुनरो को, लेकिन इतने डेप्थ में और इतने पोएटिक तरीके से इस फिल्म को फिल्माया गया है कि देखने लायक है। तो आप ज़रूर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ब्लॉन्ड नाम है इसका, BLONDE। अगली सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स पे वो है डैमर। तो एक US में एक सीरियल किलर था जेफरी लियोनेल डैमर,
और उसने कुल 17 या 18 कत्ल किए थे और उस पे वो थ्रिलर सीरीज़ है, ये भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। वो उसने कैसे कत्ल किया और सेक्स ऑफेंडर भी था और उसके बाद उस पर कैनिबलिज्म के भी आरोप लगे। कैनिबलिज्म यानी मानव भक्षी होने, नरभक्षी होने के भी केस का भी केस चला था, जिसके बाद वो कन्विक्ट भी हुआ था, सज़ा भी मिली थी, उसके बाद उसकी मौत होती है। तो डैमर एक सीरीज़ है, थोड़ी सी इंटेंस है, थोड़ी सी ग्राफिकल भी कई मामलों में हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा देखते समय इसका ध्यान बरतें। एक है ईट द रिच द गेम स्टॉप सागा। ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस में, इकोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, इसलिए जैसे नेटफ्लिक्स पे भी ये अवेलेबल, सॉरी नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है लेकिन नेटफ्लिक्स में ज़्यादा देखता हूँ। तो एक कंपनी है गेम स्टॉप, उसको कुछ लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग पैसा पंप करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब जो एक कहानी है डेविड वर्सेस गोलियत, और वो उस पे है, वो डॉक्यू सीरीज़ है गेम स्टॉप पे, अच्छी है, देख सकते हैं आप। मैंने अभी उसके 3 एपिसोड शायद देख लिए, 3 एपिसोड देख लिए, याद भी नहीं है कितने देखे, तो 3 एपिसोड देख लिए, देख सकते हैं आप। मैं शायद और पक्के तौर पे अपने ट्विटर पे कभी लिखूंगा एक आध 2 दिन के अंदर कि कितनी देखनी चाहिए। और एक बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखिएगा, इन द माइंड ऑफ कैट, इन द माइंड ऑफ द कैट। बिल्लियों के दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्लियां सोचती क्या हैं, मतलब ये भी डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे 1 घंटे सवा घंटे की है, कमाल की है। अब देखिए इसको, बताइए कि बिल्लियां, उसमें इतनी बिल्लियां, तो देख के ही पहले तो आपका मन खुश हो जाएगा, उसके बाद बिल्लियां सोचती कैसे हैं ये सब थोड़ा पता चलेगा आपको। अब किताबों की बात कर लेते हैं जो मैंने पढ़ी हैं इस दौरान। पहली किताब है जो मैंने बार बार पढ़ी है, ये है मार्केज की जीवनी का पहला हिस्सा, जिसका नाम है लिविंग टू टेल द टेल। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा और इधर अगर आप मेरे ख्याल से स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। मार्केज बहुत बड़े उपन्यासकार थे, बहुत बड़े कहानीकार और पत्रकार भी थे। उनकी जीवनी है, काफ़ी बाइंडिंग है और आपको बांध के रखती है। बहुत सारे रेफरेंसेस उस पूरे मार्केज के जादुई गल्प के का जो नरेशन है उसके हिसाब से लिखी गई है, तो ये बार बार मैं पढ़ता हूँ इसलिए पढ़ी। एक किताब है नोट्स ऑन सुइसाइड, सिमोन क्रिचली की लिखी हुई किताब है, और ये मैंने हाल फिलहाल किसी के रिकमेंडेशन पे मुझे मिली, काफ़ी पहले लिखी गई किताब है लेकिन रिकमेंडेशन पे मैंने उठाई थी एक बुक स्टोर से। सुसाइड पे, आत्महत्याओं पे जो टैबू है बात करने का, उस पे ये किताब केंद्रित है, उस टैबू को सॉल्व करती है, उस टैबू के आसपास ये किताब बातचीत करती है, ज़रूर पढ़नी चाहिए मुझे लगता है। अगली किताब है हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति की, चैलेंजेस टू अ लिबरल पॉलिटी, और इसमें हामिद अंसारी के कुछ वक्तव्यों का, भाषणों का और उनके कुछ निबंधों का संकलन है। हामिद अंसारी, ये छपी है आपकी पेंगुइन से छपी है ये, और इसका दाम कुछ 799 रुपये है। और ये मिलिटेंट इस्लाम पे, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पे, इंदिरा गांधी पे, सिटीजनशिप पे, तमाम चीज़ों पे, जर्नलिज्म पे और बहुत सारी चीज़ों पे हामिद अंसारी क्या सोचते लिखते रहे हैं उसका एक संकलन है। और हिंदी के कथाकार संपादक अखिलेश, उनके संस्मरण प्रकाशित हुए हैं सेतु प्रकाशन से, तो मैंने ये किताब आधी से ज़्यादा पढ़ ली है। और उनके संस्मरण, उनके लिखने जीने के तरीक़ों पे ये बातचीत है। इसका नाम है अक्स, अखिलेश द्वारा लिखी गई, समय समाज और साहित्यिकों का अनूठा वृत्तांत। तो ये था आज का जवाबदेही, इस हफ्ते की जवाबदेही और इस हफ्ते की फुर्सत की सलाह और इस हफ्ते का नेता नगरी। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।